कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सिपाहियों को समा का सलाम। अब तक कितने डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस एहलकार वायरस से मुतासर हो चुके हैं? कितने अफराद ने वायरस को शिकस्त दी और कौन शहीद हुआ? ये सब जानिए कुछ देर बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अमल दरामद हुआ या नहीं, बात मानी गई या नहीं, क्या चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो भी रही है? मुख्तलिफ शहरों से बताएंगे आपको इसी सब के ऊपर तफसील। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज आपने हमारी टॉप स्टोरी से तो जान ही लिया होगा कि हमारा फोकस किन मामलात पर रहने वाला है, तो ये बिल्कुल मत समझिए कि बस यही मामलात होंगे, और भी बहुत सारी खबरें हैं। अब ज़रा आज ही की गहमा गहमी के बारे में आपको बता दें। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज शाम 7 बजे सिंध के दौरे पर आएंगे, कराची पहुँचेंगे, गवर्नर हाउस में वो क़याम करेंगे। इस दौरे में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कोरोना से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, तफसील के साथ में बात की जाएगी। कराची में कोरोना से मुतासरा इलाके सील करने पर मुशावरत भी होगी। वज़ीर आज़म अपने इस दौरे में सियासी रहनुमाओं से मिलेंगे, ताजरों से मिलेंगे। गवर्नर हाउस में PTI अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात भी उनकी होनी है। कराची के बाद वज़ीर आज़म लाड़काना और जैकबाबाद जाएंगे और लाड़काना में एहसास सेंटर का वो दौरा भी करेंगे। इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि सिंध की जानिब से ये पहले ही कह दिया गया है कि आप जो कुछ वज़ीर आज़म कहेंगे हम उसी के ऊपर अमल करेंगे। हम खुद से बहुत सारे डिसीजंस नहीं लेने वाले, जो हमने पहले कर लिया और दूसरे सूबों ने उसको बाद में रेप्लिकेट किया या फिर उन्होंने उसकी तकलीद की, अब ऐसा नहीं होगा। तो आज की ये जो दौरा है और आज जो गुफ्तगू होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा किरण, ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट तो बहुत है, ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी नाक़िस राय ये है कि ये सब कुछ वर्चुअल मीटिंग्स में भी हो सकता है। ये सब मुलाकातें, ये सब डिसीजंस, ये सब आए बगैर भी हो सकता है। जब हम इस से और जब हम हर प्लेटफॉर्म से एक बात करते हैं कि हमें गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना, जब हम कहते हैं कि मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, जब हम कहते हैं मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, और देयर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन देयर इज़ एडवाइजरी एंड SOP, तो फिर क्यों? जब खान साहब खुद ये करेंगे, ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव, जब वो खुद ऐसे करेंगे, मीटिंग्स के लिए खुद जाएंगे किरण, तो हम कैसे लोगों को समझा बताएंगे कि हमने ये नहीं करना। और कुछ इस सिलसिले में सिंध हुकूमत कर भी चुकी है, कुछ मीटिंग्स बिल्कुल इसी तरह से हो भी चुकी हैं, जिसमें डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया, जिसमें मामलात को इंटरनेट का सहारा लेकर के भी चलाया गया। इस तरह की पॉजिटिव खबरें भी हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। बहरहाल अगर मुझे ये पता चले कराची में रहते हुए कि वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक शहरी को अच्छा लगेगा, वो इस मामले को देखने के लिए आ रहे हो। शायद ऐसे अल्लाह करे ऐसा हो किरण, क्योंकि ज़ाहिर है कराची से वोट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ज़ाहिर है कराची से लोगों की उम्मीदें हैं इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात से। चलिए देखते हैं आज शाम होता है क्या, इन मुलाकातों का नतीजा निकलता है क्या, लेकिन और क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट होगा कि कराची में, सिंध के दीगर हिस्सों में, पूरे सिंध में लॉकडाउन होगा नहीं होगा, और पाकिस्तान भर में कहां पर इलाकों को सील किया गया, इसकी अपडेट भी हम आपके सामने रखेंगे। लाहौर में आज क्या सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इलाके और सोशल मीडिया पर तो बाकायदा ये कहा गया कि अरे आपने स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर 70% शहर को बंद किया है। तो फिर अब हम इस सब का जायजा लेंगे कि वाकई ऐसे ही है, लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया सबके ऊपर, और अब आगे क्या देख रहे हैं, हम ये सब कुछ बताएंगे। और किरण, कल ही के दिन मुसर्रत जमशेद साहिबा साथ मौजूद थी, यही सवाल उनके सामने भी रखा था कि क्या ऐसा फैसला हो रहा है, तो शी वाज अनअवेयर ऑफ दिस। एनीवेज, इसके अलावा जब भी हमने ये सवाल किया है कि WHO की रिकमेंडेशन है कि 2 वीक्स लॉकडाउन और 2 वीक्स ईज, तो जवाब आता है कि नहीं, ऐसा हम सोच नहीं रहे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ऐलान हो जाता है कि हमने ऐसा सोच लिया, बल्कि इंप्लीमेंट कर दिया। जब हमने ये कहा ना कि हम ऐसा सोच नहीं रहे, उसके कुछ ही घंटों में एग्जैक्टली कुछ ही घंटों में सोच भी लिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया। तो इस बात से विटनेस ये कि जब एक सवाल हो रहा होता है, जब एक डिस्कशन हो रही होती है, एक डिबेट हो रही होती है, तो जाहिर है उसमें से पॉजिटिविटी को ही लेना चाहिए, ना हो कि अगर किसी और सियासी जमात ने बात की तो नहीं हम नहीं कर सकते। चलिए लेट्स हाल्ट दिस टॉपिक, ज़रा बढ़ते हैं आगे। जिस तरह हम बात तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से शहर, बहुत से इलाके ऐसे जहाँ लॉकडाउन से मुतालिक ख़बरें हैं, लेकिन अभी वहाँ आपको लेकर चलते हैं जहाँ ईज़ ऑफ लॉकडाउन है, जहाँ पाबंदियाँ अब हटाई जा रही हैं। यूरोप की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूरोप में ज़ाहिर है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आपने जाना होता था तो विदाउट वीज़ा आप जा सकते थे, लेकिन 23 मार्च के बाद ये तमाम पाबंदियाँ लगा दी गई थी, और अब
ये पाबंदियां हटा दी गई हैं, सरहदें खोली जा रही हैं, एयरपोर्ट परवाज़ों के लिए बहाल कर दिए गए हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, यहाँ सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए इक़दाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। फ्रांस की बात कर ले तो यहाँ पर ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ गए हैं शहरी। 2 माह मुकम्मल और 1 माह जुज़वी लॉकडाउन के बाद पीर के रोज़ हर तरफ जोश व खरोश था, चहल पहल थी। फ्रांसीसी सदर ने पेरिस समेत मुल्क भर को ग्रीन जोन में करने का ऐलान किया और इसका मतलब ये है जनाब कि स्टेट में अब ये जो एक हाई अलर्ट का जो दर्जा था, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बचाया इस सिलसिले में। फ्रांस में कैफे और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए जाएंगे अब इस सब के बाद में ऐसा होगा। तो पहले लॉकडाउन लगाया था और फिर उसको आसान किया, हटाया, तो कुछ इक़दाम किए थे उन्होंने। अच्छा किरण, इससे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की और ज़ाहिर हम पाकिस्तान की बात रोज़ाना करते हैं और आपको भी याद होगा पूरा रमज़ान हमने तकरीबन ये बात की कि मार्केट्स में क्या सिचुएशन है। जब मार्केट्स खुलती थी, जिन दिनों में खुलती थी, उन दिनों में, उन घंटों में, उन औकात में क्या हाल होता था। क्या आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है? बिकॉज जब हम कोई अच्छी चीज़ बाहर देखते हैं हम उसका कंपैरिजन करते हैं फ़ौरन कि देखिए वहाँ तो ये हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। तो अब चलिए हम कंपेयर करते हैं कि जो पाकिस्तान में हुआ था, जिस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर नहीं किया गया था, जिस तरह SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, यही बरतानिया में भी हुआ है। 3 माह की बंदिश के बाद जब वहाँ पर ईज़ ऑफ लॉकडाउन हुआ, जब वहाँ पर तमाम दुकानें खुलीं, तो सुबह के वक्त ही वहाँ दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गईं और कई जगहों से ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज किया गया है। क्योंकि पहले ये था कि फार्मेसीज़, खाने पीने और ज़रूरी अशिया की दुकानें ही खुलती थी, लेकिन अब उसके अलावा 23 मार्च से दुकानें जो बंद थीं अब वो खोल दी गई हैं। और जिस तरह इससे पहले हमने जिक्र किया था, जो सरहदें खोलना शुरू की हैं, यानी यूरोपियन यूनियन की तरफ से ज़रा ये फैसला किया गया था कि जो अंदरूनी सरहदें हैं वो खोल दी जाएं। उसके बाद कई यूरोपीय ममालिक के शहरी अपने पड़ोसी ममालिक अब बिला रुकावट दाखिल हो सकेंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया जो कि इस वक्त यूरोप में हो रहा है। लेकिन आपको पता है इसके अलावा भी काफ़ी कुछ हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा ऐसी है कि इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी हैं, उन पर अमल करने के लिए आगे प्रोग्राम्स भी जारी हैं और लोगों को कई तरीक़ों से आगाह किया जा रहा है। क्या लोगों को ऐसा अपील कर जाए कि उनको बात पूरी तरह समझ में आ जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र ही दुनिया भर में मास्क की मांग बढ़ गई। ऐसे में क्या हुआ जी, जर्मन खातून आर्टिस्ट, इन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला अपनी फनकाराना सलाहियतों से किया। इनके हाथ से तैयार करदा मास्क मुस्कुराते हुए चेहरों और मासूम जानवरों की शक्लों से मुज़य्यन है। आर्टिस्ट का कहना है कि मुस्कुराहट वाले मास्क बनाने का मकसद लोगों को खुश मिजाज रहने की ताकीद करना है, हौसले के साथ में कोरोना का मुकाबला करना है। इसके लिए उन्होंने ये छोटी सी प्यारी सी लेकिन बहुत मायने रखने वाली किरण, बहुत प्यारी एफर्ट है। क्योंकि मैं खुद ही ऑब्जर्व करता हूँ जब हम किसी मॉल में जाएं, किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाएं और वहाँ पर हम देखेंगे तमाम अफराद ने मास्क पहना हुआ है, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है क्योंकि हम इन हालात के आदी नहीं हैं। तो वो मास्क से चेहरा छुप जाना एंग्जाइटी होती है, लेकिन मुस्कुराहट देख के एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं तो ये सोचती हूँ ना कोई दूसरा कलर का मास्क दिखाई दे जाए, वो जो हल्का ग्रीन और हल्का ब्लू है वो। तो बहरहाल जनाब मास्क की ही बात हो रही है और शुएब ने भी अच्छा कहा कि एंग्जाइटी नहीं होती अगर इस तरह का ये चेहरा देखने को मिले तो अच्छा लगता है। तो जनाब कोरोना के बायस एहतियाती तदाबीर और नित नए तरीक़े, इसी के तसलसल को रखते हैं बरकरार। एक सारिफ ने हाल ही में होने वाले फैशन शो में दूल्हा और दुल्हन की मॉडल्स के मास्क लगाए तस्वीर शेयर कर दी, जो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुँच गई। लोग इन दूल्हा दुल्हन के मॉडल्स को खूब शेयर कर रहे हैं और अब आइंदा होने वाली शादियों में शायद ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। यकीनन ऐसा ही होगा। जाहिर है हम वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना एंड वी हैव टू लिव विद द SOPs। और ये मास्क जाहिर है वो आपका वर्क प्लेस हो, वो आप किसी और जगह पर घूमने फिरने का अगर आपको इजाज़त मिल ही गई कहीं जाने की, किसी कोई जगह खुल जाती है, ज़रा हमें मास्क तो पहनने होंगे। ज़ाहिर है वेडिंग्स हो, कोई और पार्टी हो, इवेंट हो, तो मास्क तो पहनने होंगे। तो ये बड़ी अच्छी कोशिश थी किरण, ये बड़ी अच्छी कोशिश थी। एग्जैक्टली। चलिए जी, तो हमने ज़ाहिर करोना से मुताल्लिक गुफ्तगू की, SOP से मुताल्लिक गुफ्तगू की, कुछ और ख़बरें भी हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। एरोप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन से मुताल्लिक आपको हम बताएंगे। दुनिया के पहले और सबसे बड़े बिजली से चलने वाले जहाज़ की परवाज़ का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल तैयारा ये जो तैयार किया गया है, इसको उड़ाने के लिए ईंधन की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है बिजली हमने कह दी है, बिजली से चलेगा तो ये चार्जिंग होगी इसके, फिर ये जो है ना ये चलेगा भी उड़ेगा भी ऑफ कोर्स। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ ने अपनी पहली परवाज़ 30 मिनट तक कामयाबी के साथ मुकम्मल की है
और इसकी अगर हम बैटरी की बात करें, बल्कि कहना ही चाहिए कि बैटरीज की बात कर लें तो एक बार चार्ज करके 160 किलोमीटर तक का सफ़र किया जा सकता है। ज़बरदस्त जी, ये तो बेहतरीन काम हो गया, बहुत बेहतरीन काम हो गया। अच्छा, अब ज़रा मैं चाहती हूँ कि हमने इतनी सारी खबरें आपको दे दी ना, ज़रा कुछ हम अपनी बात भी कर लेते हैं, अपने देश की बात भी कर लेते हैं। हम लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की बात कर रहे थे ना, तो अब हम ज़रा उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। पंजाब के इलाकों के ऊपर ख़ास तौर पर हमारा फोकस होगा। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया। ज़्यादा केसेस वाले 50 इलाकों समेत बड़ी मार्केट्स को आज रात से 14 दिनों के लिए अब सील किया जाएगा। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा शाहीन शहजादी हमारे साथ हैं। शाहीन, ये कौन से इलाके हैं जो इंडिकेट किए गए हैं और फिर किस तरह से यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है? बिल्कुल किरण, ये जो इलाका यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि इनमें बड़ी मार्केट ज़्यादा है, इस वजह से इन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है हुकूमती हिदायत के पेश नज़र। क्योंकि फैसलाबाद में बढ़ते हुए कोरोना के वार्ड जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। केसेस की बात की जाए तो अब तक जो है फैसलाबाद में 3800 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, 92 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। और ये जो एरिया सील करने की बात की गई है जहाँ पर मुमकिन तौर पर जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा, यहाँ पर एक एरिया में तकरीबन 10 से लेकर 200 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से जो बड़ी मार्केट हैं स्पेशली जो कि घंटाघर के आठों बाज़ार और अनारकली मार्केट, ढूढ़ीवाला की मार्केट, शहर के इर्द गिर्द भी जो बड़ी मार्केट है, डिस्कोर की जो मेन बाज़ार है, इसके अलावा समंदरी का मेन बाज़ार है, ये सारे बाज़ार जो हैं वो सील कर दिए जाएंगे। इन इलाकों को अगर शुमार किया जाए तो तकरीबन ये 25 के करीब इलाके बनते हैं, लेकिन DC फैसलाबाद के अकॉर्डिंग जो साथ में इनके मुल्हिका इलाके हैं तकरीबन वो 94 बनते हैं, उनको भी सील कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर से भी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं। बात की जाए इससे पहले अगर फैसलाबाद में क्या चल रहा था तो उससे पहले हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन किया जाता था। उससे पहले जो बाकी मार्केट्स थी वो खुलती थी, सुबह टाइमिंग उनकी 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक थी। लेकिन चूँकि शहरियों ने कोई ख़ास SOPs का ख्याल नहीं किया, ताजर बरादरी ने कोई ख़ास ख्याल नहीं किया है, मास्क वगैरह नहीं पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके बायस जो केसेस हैं वो मज़ीद इन दिनों में ज़्यादा बढ़े हैं। तकरीबन 1700 से ज़ायद पिछले 15 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बायस अब हुकूमत ने फैसला किया है फैसलाबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का। और जो बड़ी मार्केट्स हैं जिसमें ज़्यादा रश होता था उनको पहले सील किया जाएगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम ख़रीदारी के लिए आती है। स्पेशली घंटाघर के जो बाज़ार हैं वहाँ पर मोबाइल मार्केट है, वहाँ पर अगर हम देखें तो दिन के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है, सबसे ज़्यादा आवाम वहाँ पर ख़रीदारी के लिए आती है। तो इन एरियाज़ को सील करने का फैसला किया गया है। बेहद शुक्रिया शाहीन, आपने हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट किया। लेकिन हम लाहौर की बात भी करें, दीगर शहरों की बात भी करें, लेकिन आपको याद है हमने कल भी जब स्टैट्स आपके सामने रखे तो आपको बताया था कि पाकिस्तान में कितने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, और जाहिर है उसमें से एक अच्छा नंबर है जो कि प्लाज्मा डोनेट भी करता है, और वो प्लाज्मा दूसरों की जान बचाता है बल्कि अपनों की जान बचाता है। मुल्क भर में अब तक 56,390 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,343 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो दैट मीन्स कि मजमूई तादाद अब 1,48,921 हो चुके। तकरीबन 1.5 लाख केसेस हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 56,390 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। और यही वो 56,390 अफराद हैं कि जो आगे जाकर दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। जो लोग कोरोना से मुतासर हुए हैं, जो कोरोना से लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो हीरोज़ हैं जो साबित कर सकते हैं कि ये दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए कितना आगे हैं। और वैसे भी जिसने खुद मुश्किल उठाई है वो दूसरे को मुश्किल में देख नहीं सकता। इस बात का लिहाज करें, पास करें, कोरोना से लड़ने के लिए प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें। अच्छा किरण, एक गलती भी की जा रही है, मेरी नज़र में वो गलती है, वो जो ठीक हो रहे हैं वो एक गलती कर रहे हैं। वो गलती ये है क्या कि किरण, जिस मेडिसिन से वो ठीक हुए हैं वो उसके हवाले से चीज़ें पब्लिक कर रहे हैं। हालांकि ये मेरी ज़ाती राय कि गलत है, क्योंकि जब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दवाई से आपका इलाज हो वो दवाई मेरे लिए भी ठीक होगी, वो कारगर साबित होगी, ऐसा नहीं होगा। वो एंटीबायोटिक जो कि आपको ठीक करे, हो सकता है कि मैं उससे रेजिस्टेंट हूं, वो मेरे पे काम ना करे। तो प्लीज़ जो ठीक हो रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन आप ये शेयर मत कीजिए कि किस दवाई से आपका इलाज हुआ है, कौन सी दवाई आपने खुद इस्तेमाल किया, कौन सी दवाई आपको प्रिस्क्राइब की गई। जिसने दवाई इस्तेमाल करनी है वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करे, वो चाहे एंटीबायोटिक हो, वो चाहे कोई सिंपल ही ड्रग क्यों ना हो। और इस बात को, डॉक्टर्स की इस अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए कि वो जब आके वार्न करते हैं वो ये नहीं बताते कि हम ये दवा दे रहे हैं और ये दवा, वो जिस चीज़ का लिहाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। एक तो पेशेंट्स प्राइवेसी होती है, दूसरे
ट्रीटमेंट होती है और ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होती। जैसे शुएब कह रहे हैं मुख्तलिफ है, प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि कल की खबर थी FDA की तरफ से कहा गया कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के मस्बत नताइज नहीं मिल रहे, अब उसके इस्तेमाल पर इमरजेंसी सर्विसेज में पाबंदी लगा दी गई है। ये बात मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से अफराद ऐसे हैं जो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर रहे थे, नो मैटर दे आर सिक और नॉट, बट वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब FDA ने कह दिया है कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए। जनाब थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारे मामलात का तज़किरा तो कर लिया, लेकिन मैं बात करना चाह रही थी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की, हॉटस्पॉट्स की और कराची। हम इस सिलसिले में लाहौर का तज़किरा क्यों ना करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने की बात की गई है। मुख्तलिफ इलाके कौन कौन से हैं, बहुत सारे सवाल हैं। चलिए थोड़ी क्लैरिटी के लिए अपने नुमाइंदे की जानिब चलते हैं। दानियाल उमर हमारे साथ है। दानियाल, ज़रा बताइएगा तो सही इस सिलसिले में हॉटस्पॉट्स कितने हैं, कब से सील किए जा रहे हैं, कब तक के लिए सील किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल किरण, महकमा सेहत पंजाब ने जो तजावीज़ पेश की थी उनमें 80 हॉटस्पॉट की तजावीज़ पेश की हैं, जिनमें लाहौर के मुख्तलिफ इलाके वो हैं जहाँ से कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों के अंदर जब टेस्ट किए गए इन इलाकों के अंदर तो मोस्टली लोग के एड्रेसेस जो है वो इन इलाकों में से लिखे। अब सवाल ये है कि इलाके हैं कौन से। अगर अंदरून शहर की बात करें तो अंदरून शहर के तरफ या ओल्ड लाहौर की तरफ जो हरबंसपुरा, ताजपुरा, इसी तरह मुगलपुरा की तरफ की जो स्कीमें हैं उनको, वॉल्ड सिटी को, अनारकली की तरफ जो बाज़ार हैं और जो घर हैं उनको सील करने का फ़ैसला किया गया है। और अगर हम बात करें कि अब जो दूसरी तरफ है लाहौर के जो पोश इलाके हैं जिनके अंदर गुलबर्ग शामिल होता है, ज़फ़र अली रोड है, ज़हूरी लाई रोड है, जौहर टाउन के चंद ब्लॉक्स हैं, बाबरा टाउन के ब्लॉक्स हैं, PCSIR सोसाइटी है, इनको जो है वो सील करने का फ़ैसला किया है ज़िला इंतज़ामिया ने महकमा सेहत की मुशावरत के साथ। और ये तमाम तर जो लॉकडाउन है ये किया किस तरह जाएगा, इसमें टाइगर फोर्स की मदद लेने का भी फ़ैसला किया है। एक थोड़े लेवल पे वो भी मदद ली जाएगी, पुलिस की भी मदद ली जाएगी, रेस्क्यू 1112 को भी स्टैंड बाय रखा जाएगा। और इन इलाकों में जो बिजनेसेस हैं यानी कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो करने की कतन कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोग यहाँ पर जो है वो मैसूर होंगे। दानियाल, ये आप वहाँ के इलाके के लोगों के बारे में तो ज़रूर बताइए, साथ में ये भी बताइए लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे सबके लिए? थोड़ा सा एक होता है ना माइंड मेकअप, हम थोड़ा सामान ख़रीद के ले आए, कुछ स्टोर कर लें, ऐसा कुछ था? लोगों का रुझान था इस तरफ? किरण, जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं और इसी के साथ साथ जो फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उनको तो खुला रखने की इजाज़त दी गई है, वो जाकर लोग ख़रीद सकते हैं। कल भी सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लोग अगर कोई तंदूर पे भी जा रहा है रोटी लेने तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा रहा है। तो हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली इख्तियार की जाए और बच्चे ना निकलें, बूढ़े ना निकलें। लेकिन दानियाल, मुझे ये बताइएगा, कंसिडरिंग द डायनामिक्स ऑफ लाहौर, जिन इलाकों का आप जिक्र भी कर रहे हैं, ये जो सील करने की हम बात करते हैं, इससे मैं क्या अंडरस्टैंड करूं? कंटेनर्स लग जाएंगे, गलियां बंद हो जाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकेगा, कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकेगा, ऐसा होगा? शोएब, अंदर से बाहर तो जो है वो लोग जा सकेंगे जिनको अपने कोई ना कोई ज़रूरी काम है, लेकिन उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जब जो पुलिस की मदद ली जा रही है इलाकों को सील करने के लिए। जो मुख्तलिफ जगह पर नाके लगाए जाएंगे दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर, वहाँ से बार बार लोगों को चेकिंग की जाएगी, पूछा जाएगा। और जहाँ तक बात है कि बाहर से कोई अंदर उन इलाकों के जा सकता है तो इसको मुश्किल सबसे ज़्यादा बनाया जाएगा कि कोई और शख्स जो है वो इन इलाकों के अंदर ना जा सके। कमर्शियल एक्टिविटी ऑब्वियसली जब बंद हो जाएगी तो वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं नहीं चलेंगे, तो लोगों का जो बाहर निकलने का जो जवाब है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और बात दानियाल, लाहौरिये किसी की बात नहीं सुनते, कल मैंने ये सुना यास्मीन राशिद साहबों को कहते हुए, तो लाहौरिये क्या कह रहे हैं इस वक्त कि वो सुनेंगे इस बात को कि नहीं सुनेंगे? रिएक्शन क्या है? लाहौरिये कल से पूछ रहे हैं कि आया हमारा इलाका या हमारा ऑफिस जो है वो बंद होगा या नहीं होगा। कल से भी मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी मैसेजेस हैं और एक दूसरे से यही कंसर्न शेयर किया जा रहा है कि अब उनका इलाका इसमें शामिल है या नहीं शामिल है। और कुछ लोग तो वैसे लगता ऐसा है कि खुश भी हैं कि ये लॉकडाउन हो गया है, उनको थोड़ी देर जो है वो घर पर रहने का मौका मिलेगा, लेकन काफ़ी सारे लोग जो है वो इससे कंसर्न भी हैं, कंसर्न है, जाहिर है। दानियाल, दानियाल ये बताइएगा, ज़ाहिर हम ये बात करें कि 80% लाहौर सील हो जाएगा, आपने भी एक लॉन्ग लिस्ट हमें बता दी,
लाहौर के कौन से इलाके और कौन सी मार्केट्स खुली रहेंगी? और दूसरे ऑब्जर्वेशन क्या है, लाहौर के लोगों को समझ में आ गया है कि कोरोना बहुत बड़ा खतरा है, इससे बचना है? जी बिल्कुल, लाहौर के लोगों को अभी तक तो लगता नहीं है ऐसा कि समझ आया कि कोरोना बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन शायद इस लॉकडाउन के बाद मजीद लाहौर के लोगों को ये समझ आ जाएगा, क्योंकि जो 50% केसेस हैं पंजाब के अंदर वो लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी बात ये दानियाल, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन क्यों समझ नहीं आ रहा जब आप खुद भी कह रहे हैं कि 50% केसेस लाहौर से हैं, जब हम ये सुनते आए कि हर दूसरे घर में लाहौर में एक केस है, फिर ना समझ आने वाली क्या बात है? सारी सिचुएशन में जी बिल्कुल ऐसी ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार हुकूमत ने अवेयरनेस देने की भी कोशिश की, मीडिया भी अपनी कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने की, लेकिन उसके बाद जब एक कंप्लीट कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो चूँकि लोग अब मुख्तलिफ इलाकों के जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अब लाहौर के अंदर भी जो ज़्यादा इलाके इफ़ेक्टेड हैं उनके अंदर समनाबाद शामिल है, जो कैंट का इलाका है, दातागंज बख्श का इलाका, ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो गलियाँ हैं वो तंग हैं, घर जो छोटे हैं। सही, ज़ाहिर है वहाँ के डायनामिक्स ऐसे हैं, इसलिए ये मुश्किल फैसला करना पड़ा है। लेट सही, लेकिन ये मुश्किल और बड़ा फैसला करना पड़ा है। ये फैसले अगर पहले हो जाते, हालात आज मुख्तलिफ होते। बेहद शुक्रिया दानियाल, आपने लोकेशन से मुतालिक हमें अपडेट किया, और आज 12 बजे के बाद, दिन 12 बजे के बाद वहाँ पर लॉकडाउन होगा। ये तो हमने बात कर ली है ज़ाहिर लॉकडाउन की, लाहौर में हो रहा है, पेशावर में हो चुका है, बहुत से और इलाके हैं जहाँ पर होना है। लेट्स सी कराची और सिंध से मुतालिक क्या फ़ैसला होता है। लेकिन एक फ़ैसला हुआ था, एक फ़ैसला किया गया था, और वो कोर्ट की तरफ से किया गया था। वो फैसला ये था कि 70 रुपए फी किलो चीनी मिली नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी नहीं मिली। और अगर हम मुख्तलिफ शहरों का अहवाल आपके सामने रखें तो आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ अपने शहर का नहीं, दूसरे शहर का भी यही हाल है, यही अहवाल है। मुल्तान के शहरी अभी भी आज भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी की फरोख्त 80 रुपए किलो में की जा रही है। तो इसी पर हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले के बावजूद भी जो मुल्तान के शहरी हैं उनको महंगी चीनी ख़रीदना पड़ रही है। अभी भी मुल्तान की अगर बात की जाए तो दुकानों पर 80 से 82 रुपये फ़ी किलो तक जो चीनी है वो दस्तयाब है। जो शहरी हैं उनको कहीं पर भी 70 रुपये किलो तक चीनी कहीं भी उनको मिल नहीं रही, जबकि यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि वो आम मार्केट या होल सेल मार्केट से जो है वो जो चीनी ख़रीद रहे हैं वो तकरीबन 76 रुपये किलो तक ख़रीद रहे हैं। तो वो 70 रुपये कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं, जबकि अगर उनको इंतज़ामिया तंग करती है तो उन्होंने चीनी जो है फ़रोख्त करना उसको बंद कर देना, क्योंकि नुकसान पे वो अपनी चीनी जो है फ़रोख्त नहीं कर सकते। जो शहरी हैं वो इंतज़ामिया से और ख़ुसूसन हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो मिल से आने वाली चीनी है ख़ुसूसन उसके ऊपर जो उसकी कीमतें हैं उसको कम किया जा सके, ताकि जो उसके समरात हैं वो आम आदमी तक पहुँच सके, और जो दुकानदार है वो भी अपना मुनाफा रखते हुए 70 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त कर सके। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो शहरियों को 70 रुपये फ़ी किलो चीनी जो मुल्तान में किसी भी दुकान पर मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया, वैलिड पॉइंट है। अगर चीनी महंगी खरीदेंगे तो सस्ती कैसे बेचेंगे? मिल से सस्ती मिलनी चाहिए, इसको इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ शुगर इंक्वायरी कमीशन बना देना, रिपोर्ट आ जाना, जिम्मेदारों का तयन कर लेना, बड़ी बड़ी बातें कर लेना, उससे चीनी सस्ती बहरहाल नहीं मिलती। चीनी सस्ती मिलने के लिए इक़दाम करने होंगे। एनीवेज, ये तो मुल्तान की बात थी। सियालकोट की खबर भी ऐसी ही है कि वहाँ पर भी चीनी महंगी है, बल्कि कहना ये चाहिए कि वहाँ पे मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। चीनी 85 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। कहा यह गया था हाई कोर्ट की जानिब से कि इसको 70 रुपए करें, ये याद रख लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया, और ये वाज़ेह अहकामात हैं। लेकिन किरण, मैं बात करूँ जो दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एनीवेज, शहजाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया सियालकोट से, उनसे हम बात कर लेते हैं। शहजाद, क्या सिचुएशन है सियालकोट की? मसनूई किल्लत की सिचुएशन है यहाँ पर? अजी देखें, सियालकोट में अदालती हुक्म पर 70 रुपये किलो के हिसाब से चीनी दस्तयाब नहीं, और अब तो शहर और गिरदोनवा में चीनी की जो है वो किल्लत पैदा हो चुकी है। बेशतर इलाकों में चीनी मौजूद ही नहीं है, जिसके चीनी को हासिल करने के लिए, चीनी के असूल के लिए शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और जिन दुकानदारों के पास चीनी मौजूद है वो 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से तक चीनी जो है
वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जब हमारी उन दुकानदारों से बात हुई जो डीलर थे, उनका यही कहना था कि उन्होंने महंगे दामों चीनी ख़रीद रखी है, वो किस तरह सस्ते दामों में चीनी को फ़रोख्त करे। और जो गली महल्लों में शहरी इलाकों में दुकानदार हैं, उनका ये कहना कि जब वो डीलरों से चीनी ख़रीदने के लिए जाते हैं सरकारी रेट पर, तो वो इन्हें सरकारी रेट पर चीनी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो है वो चीनी ख़रीद कर नहीं लेके आ रहे, क्योंकि जो शहरी हैं वो अदालती हुक्म के मुताबिक 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी की डिमांड कर रहे हैं। इंतज़ामिया भी नोटिफिकेशन करने के बाद खामोश तमाशाई बनी हुई है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा रही। चीनी की फराहमी और दस्तयाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों ने यही मुतालबा है कि जो अदालती हुक्म पर चीनी का रिलीफ शहरियों को दिया गया है, वो इन्हें जो है इन तक पहुँचाने के लिए इंतज़ामिया जो है कागजी कार्रवाई की बजाय अमली इकदाम करे ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आप अपडेट कर रहे थे। हम एक जल्दी से ब्रेक लेंगे और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना, तो हम उनकी बात करेंगे जो कोरोना से सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं और वो सोच नहीं रहे कि उनकी जान है, उनकी फैमिली है। आज से पहले तक आप अगर ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ना, आज से पहले तक आप सोचते थे ये लोग तो कोई काम ही नहीं करते, ये तो वक्त पर पहुंचते नहीं हैं, लेकिन अब ये हर वक्त आपको सड़कों पर, शाहराहों पर अपना काम करते दिखाई देते हैं। इनकी मेहनत, इनका ख्याल कौन करेगा? हम करेंगे ब्रेक के बाद इसी के ऊपर बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले सिपाहियों को आज हम सलाम पेश करते हैं। शहरियों की जिंदगियों को साल भर महफूज बनाने वाले पुलिस एहलकार कोरोना जैसी सूरत हाल के दौरान भी अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि जो उनकी ड्यूटीज़ थी वो और टफ हैं, जो ड्यूरेशन था वो बढ़ चुका है और ज़ाहिर है हमें इस वक्त नजर शदीद गर्मी है, गर्मी है, कोरोना का खदशा है, ये खुद उसकी लपेट में आ रहे हैं, लेकिन इनका अज़्म कम नहीं होता। लंबी लंबी शिफ्ट्स करते हैं, लंबी लंबी ड्यूटीज़ करते हैं, घर से बाहर रहते हैं बहुत देर के लिए, और फिर खाना कब खाया कब नहीं खाया, दिन में कितने मील्स थे, सब छोड़ दीजिए, सिर्फ मेहनत देखिए और अपना रवैया ज़रूर देखिए सबके साथ में। आज जब हम बात कर रहे हैं कि ये खुद किस तरह से कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं, तो फिर हम आज करेंगे सबसे पहले कराची का रुख। और हमारे रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं। शाहनवाज, ज़रा बताइएगा अदाद-ओ-शुमार क्या है, कितने पुलिस एहलकार ऐसे हैं कि जो कोरोना से भी लड़ रहे हैं इन हालात के साथ साथ? देखिए किरण, जिस तरह डॉक्टर्स इस वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और मुतासिर भी हुए हैं, इसी तरीके से इसी फ्रंट लाइन पर हमारे पुलिस एहलकार और अफसरान यहाँ जो है वायरस से लड़ रहे हैं और इससे मुतासिर होते भी नज़र आ रहे हैं। अब तक सिंध भर में 780 पुलिस एहलकार और अफसरान ऐसे हैं जो इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 284 पुलिस एहलकारों में नए जो है वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें वायरस पाया गया है। और अगर हम बात करें जो रिकवर हो चुके हैं, तो 192 जो है पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जो इस वायरस को शिकस्त देने के बाद अपनी ड्यूटीज पर वापस चले गए हैं और इसी फ्रंट लाइन पर खड़े हो गए हैं। 8 एहलकार ऐसे हैं जो इस वायरस से शहीद हो चुके हैं, जिनके उर्सा से हमें भी ताज़ियत है। अब तक जो है 194 पुलिस एहलकार जो इस वायरस को शिकस्त देने के बाद जो ड्यूटीज़ पे गए हैं, हमारी उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि हम फिर दोबारा जो है अपनी जो है ड्यूटी उसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, हमें वायरस हमें हरा नहीं सकता। एडिशनल IG की जानिब से ख़ास हिदायत दी गई है कि जो सड़कों पर एहलकार ड्यूटीज़ दे रहे हैं, जो अफसरान ऑफिस में ड्यूटीज़ दे रहे हैं, वो SOPs का ख़ास ख्याल रखें और तमाम जोनल DIGs को हिदायत दी गई है कि वो इसको मॉनिटर करें। ताहम अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सड़कों पर जो है पुलिस एहलकारों की जानिब से एहतियात नज़र नहीं आ रही है। उनके पास मास्क नहीं है और उनके पास सैनिटाइजर नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है और वो थानों के अंदर जो है जिस तरीके से समाजी पास अख्तियार करना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस एहलकार अपनी तौर पर कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सामान की जो है अदम दस्तयाबी है और कुछ जो है जो एहलकार हैं अपने पैसों से ये सामान खरीदते हैं और कहते हैं, शिकवा करते नज़र आते हैं कि हुकूमत की जानिब से, इन हालात के बावजूद शाहनवाज ये लंबे शिफ्ट्स करते हैं, ये शिकायत नहीं करते, ये शहरियों का गुस्सा भी सह जाते हैं, उनकी बहस भी सह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस पूरे शहर के लिए।
बिल्कुल इनकी ड्यूटी शिफ्ट जो है 12 घंटे की है और 2 घंटे जो है घर से आने और जाने में ट्रैवलिंग में लगा लें तो तकरीबन 14 से 15 घंटे ये रोज़ाना सड़कों पर नज़र आते हैं। उसके बाद ये अपने अहल खाना को भी टाइम देते हैं, तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। छुट्टी कोई नहीं होती इनकी, तो ये देख सकते हैं कि कितनी कोई भी हालात हो, कोई भी बारिश हो, कोई भी हो, ऐसा वाक़या हो, ये सबसे आगे खड़े होते हैं और अपने शहरियों की मदद कर रहे होते हैं। तो ये हमारे हीरोज़ हैं और इनकी हीरोज़ की हमें हमारे मुहाफ़िज़, हमारे हीरो हैं, इनको हमारा सलाम है, इनको समा का सलाम है। ये आज हैं तो हम अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं। नो मैटर मसाइल हर इदारे में होते हैं, नो मैटर बहुत सी काली भेड़ें हर इदारे में होती हैं, लेकिन जहाँ अच्छी बात है वहाँ उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो हमने बात की कराची की, लाहौर की सिचुएशन क्या है, जहांगीर खाना में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर, हमारे मुहाफ़िज़ किस कदर मुतासर हुए हैं यहाँ पर? लाहौर पुलिस के सरबराह का दावा है कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला महकमा पुलिस है, और जब अदादो शुमार और हालात वाक़यात पर नज़र डालें तो इस दावे के दुरुस्त साबित होने में शुकूक व शुबहात नहीं रहते, क्योंकि अब तक 300 से ज़ायद पुलिस अहलकार कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 192 अहलकार अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं या उन्होंने अपने आप को अपने घरों में आइसोलेट किया हुआ है। 8 अहलकार कोरोना के बाइस शहीद हो चुके हैं, जबकि 115 अहलकार सेहतयाब होकर दोबारा से अपने फ़राइज़ संभाल चुके हैं। इन मुतासिर होने वाले अहलकारों में 1 SSP, 8 DSP और लाहौर के 11 SHOs भी शामिल हैं। अहलकारों की सेफ्टी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, इस बारे में पुलिस हुकाम का ये कहना है कि तमाम अहलकारों को सेफ्टी किट्स, मास्क, सैनिटाइज़र्स उनके ड्यूटी पॉइंट्स पर फराहम किए गए हैं और फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम थानों में और पुलिस से मुतल्लिका तमाम ऑफिसेज़ में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है, और ना सिर्फ पुलिस अहलकारों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, बल्कि साइलिन के लिए भी ये लाजिम करार दिया गया है कि वो थाने में दाखिले से पहले मास्क ज़रूर पहने, और अगर वो मास्क नहीं पहनते तो उनको पुलिस सर्विसेज फराहम नहीं की जाएंगी। और जो अहलकार इस वबा की वजह से शहीद हुए हैं उनको उनके अहले खाना को, उनके लवाहिकीन को वाजबात की जल्द अज जल्द अदायगी के लिए IG पंजाब को सिफारिश भी कर दी गई है। जो SOPs पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं उन पर ख़ुद भी अमल दरामद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इस वबा को यहीं पर कंट्रोल किया जा सके, और ना सिर्फ अहलकारों की सेफ्टी यकीनी बनाया जा सके बल्कि आवाम की सिक्योरिटी और सेफ्टी को भी यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने अपडेट किया। KP का तस्करा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भी पुलिस का अज़्म है सलाम करने लायक, लेकिन अहलकार बड़ी तेज़ी के साथ कोरोना का शिकार भी होते जा रहे हैं। कोरोना से लड़ते लड़ते 3 अहलकार जान की बाजी भी हारे। मज़ीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वबा में डॉक्टर, पैरामेडिक्स के साथ जो है पुलिस भी जो है फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। SOPs पे अमल करवाने की बात हो, हुकूमत की जानिब से जो लागू की जाती हैं, जिसमें मास्क पहनना है और एहतियाती तदबीर इख्तियार करना है, तो पुलिस ही वो महकमा है जो इस पर अमल दरामद करवाती है और फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से बात करें तो 171 के करीब जो है पुलिस एहलकार, जिसमें अफसरान भी शामिल हैं, वो जो है कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसमें जो है 3 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद भी हो चुके हैं, जिसमें एक का ताल्लुक नौशहरा से बताया जाता है, एक पेशावर से और एक जिसका लकी मरवा से बताया जाता है। 3 पुलिस एहलकार अब तक जो है इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि 171 के करीब जो है टोटल खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकार इससे मुतासर हुए हैं। पुलिस ने जो है जो 3 एहलकार शहीद हुए हैं उनको जो है शहीद डिक्लेयर करके उनका यही कहना है जी खैबर पख्तूनख्वा के उनको जो है शोहदा पैकेज भी दिया जाएगा। सज्जाद, बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हम बात करें KP पुलिस की, इस वक्त हमें ज्वाइन किया IG KP सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, स्टैट्स तो हमारे रिपोर्टर ने हमारे सामने रखे, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप प्लीज़ इनिशियली हमें बताएं कि इस वबा से लड़ने के लिए ज़ाहिर है हमें अपनी हिकमत अमली बनानी है, हर इदारे ने अपनी हिकमत अमली बनाई है। आपने क्या किया इस हवाले से? क्या प्रैक्टिसेस चेंज की कि सिचुएशन को हम कंट्रोल भी करें और ख़ुद मुतासर भी ना हो, हमारे मुहाफ़िज़ मुतासर भी ना हो? सर, दोबारा से रब्ता करते हैं उनसे, हम बात करें IG KP से और रब्ता दोबारा करते हैं। है दोनों ही बातें हैं। एक तो ये कि SOPs पर अमल करवाया कैसे जा रहा है,
और दूसरे ये कि फिर महकमे के लोगों का तहफ़्फ़ुज़, कोरोना से बचाव, ये कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसी बारे में आज बात भी कर सकें, क्योंकि जैसे हमने आपके सामने आदाद व शुमार भी रखे, हमारे रिपोर्टर सजाद हैदर बता भी रहे थे कि इस वक्त शहदा भी हैं, इस महकमे के मुतासर भी हैं और कोरोना से लड़ भी रहे हैं और घंटों घंटों लंबी शिफ्ट्स भी कर रहे हैं। हर सूबे से हमारे पास इसी तरह की खबर है, हर जगह हम यही देखते हैं। ये हम तो बात करने जा रहे थे केपी की, लेकिन मैं एक बार दोहरा देती हूँ सिचुएशन को। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के सूबों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पर भी पुलिस एहलकार सड़कों पर खड़े दिखाई देते हैं, SOPs पर अमल करवाते दिखाई देते हैं, उनकी टफ़ तरीन ड्यूटीज़ हैं, टफ़ तरीन हालात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये भी याद दिला दूँ आपको कि जब पुलिस को समझाना पड़ रहा होता है, वो थोड़े से परेशान भी होते हैं सिचुएशन में, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, हौसला नहीं हारते। हमारा राबता दोबारा बहाल हुआ है IG KP सनाउल्लाह अब्बासी साहब से। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर स्टैट्स तो हमने सामने रखे कि 171 एहलकार अब तक कोरोना से मुतासर हुए हैं KP पुलिस के। सर क्या प्रैक्टिसेस चेंज की हैं, कौन सी SOPs, कौन सी एडवाइजरी जारी की है जिससे ज़ाहिर हम इस वबा से निमटना भी है लेकिन ख़ुद मुतासर भी नहीं होना, उसके लिए क्या किया है पुलिस में? बड़ी मेहरबानी आपकी। हमने पहले तो अपने आप को भी बचाना है और बाकी ईमानदार अफराद को भी बचाना है, इसलिए हमारी अपनी सिक्योरिटी बड़ी अहम है। इसलिए हमने SOPs इशू की हुई हैं। SOPs ये हैं कि जो सीनियर अफसरान हैं वो वीडियो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। कॉन्फ्रेंस करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करें, अगर मॉनिटरिंग करनी है तो वीडियो सर्विलेंस करें, ड्रोन्स का इस्तेमाल करें और कैमरास का इस्तेमाल करें सर्विलेंस के लिए। एक चीज़ बड़ी देखी गई है कि जब ये लोग हमारे जो जवान हैं वो घरों पर जाते हैं तो ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है। ड्यूटियों पर जितने थे मेरे ख्याल में वो कम से कम इन्फेक्ट हुए हैं, तो हमें उनकी अभी तवज्जो उनकी घरों पर भी दे रहे हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन न। सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप कि वो एक्सपोज्ड होते हैं, वो अपने घर जाते हैं, फिर उसके बाद में घर पे। हाँ, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि जब वो लोग घर पे जाते हैं तो घर में सोशलाइजेशन होती है और इधर उधर लोगों पे जाना होता है। जब ये ड्यूटी पर होते हैं तो शायद SOPs पर ज़्यादा अमल दरामद होता है। कभी छुट्टी पर जाते हैं, कभी घरों पर मिलने जाते हैं, ऑफ ड्यूटी करके घरों पर जाते हैं। तो ये मुशाहिदे में या एम्पिरिकल जो एविडेंस आई है वो यही आई है। फिर अब इसके आगे फिर आप लोगों ने क्या किया और ये भी बताइएगा। हाँ, हमने उनको ट्रीटमेंट वगैरह देना है, इस सब के लिए भी क्या कर रहे हैं वो भी बताइएगा। उनके घरों को महफूज बनाने के लिए हमने उधर इक्विपमेंट की प्रोविज़न दी है कि उनको घरों पर इक्विपमेंट दिए जाएं और सोशलाइजेशन उनको SOPs दी गई हैं कि घरों पर कैसे आपने ऑपरेट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, वो भी SOPs बना के उनको दी गई हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी जितनी फ़ोर्स है उसके मुकाबले में दूसरे प्रोविंस से सबसे कम इफ़ेक्ट यहाँ पे हुए हैं। 171 हैं, 3 की डेथ हो चुकी है, 50 के करीब रिकवर हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप की प्रोटेक्शन करें। तो इंशाल्लाह होपफुली अभी देखें आगे क्या होता है। ठीक सर, ये स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया है तो हम इसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। ज़ाहिर है सर, जब स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, कुछ इलाके सील करने की बात है, ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाएगी पुलिस एहलकारों की जो कि ऑन ड्यूटी होते हैं। सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि हम ज़ाहिर है कुछ रिवायती बातें अगर कर लें जो हम सुनते आए, करते आए, कहते आए पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर, पुलिस एहलकारों को लेकर, उनकी प्रैक्टिसेस को लेकर, एट द सेम टाइम उनकी मुश्किलात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़ाहिर है हम देखते हैं आए कम सैलरीज़ हों, हम देखते आए कि टफ़ शिफ्ट्स हैं, हम देखते आए कि रिसोर्सेज का मसला है। एट द सेम टाइम सड़कों पर जब वो ड्यूटी कर रहे होते हैं लोगों का रवैया वो भी हर्ट करता है। जब लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, हौसला टूटता है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना है जो कि हमारे हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम यही कहेंगे कोशिश कर रहे हैं, उसे हम नाकाम करेंगे। बट पुलिस एहलकारों का हौसला आपको लगता है कि वो भी थोड़ा सा टूट रहा है उन रवैयों की वजह से कि एट दिस पॉइंट कि जब वो टफ़ ड्यूटीज़ भी करें फिर भी लोग बात नहीं सुनते, वो उनकी बेहतरी की बात करते हैं वो बात नहीं सुनते?
बड़ी मेहरबानी आपकी। हम अभी 2 चैलेंजेस को फाइट कर रहे हैं। एक तो कन्वेंशनल क्राइम है, दूसरा ये कोरोना का फिनोमेना है। कोरोना का फिनोमेना नया फिनोमेना है, कभी पाकिस्तान में ऐसी या इवन दुनिया में कभी ये ऐसी चैलेंज कभी नहीं आई थी। तो ये दोनों चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं। आप देखें कि इस चैलेंज के बावजूद यहाँ पे केपी में सबसे क्राइम जो है वो कम हुआ है। इसका मकसद यही है कि दोनों चैलेंजेस से हम फाइट कर रहे हैं। और वो जो हमारा कन्वेंशनल क्राइम है, कन्वेंशनल काम है, वो भी सफ़र नहीं हुआ है। तो लोगों का जो रवैया है, लोगों का रवैया मेरे है एस्टीमेट के मुताबिक तो मेजॉरिटी का अच्छा है। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भी रवैया और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लास्टली बता दीजिएगा शहदा पैकेज से मुताल्लिक अगर कुछ स्टैट्स आप शेयर कर सकें, जो शहीद हुए हैं आपके अहलकार, आपके अफसरान, उनके हवाले से अगर कुछ डिटेल्स दे सकें। जी, हमने जितने ये 3 हमारे जवान शहीद हुए थे उनको शहीद डिक्लेयर कर दिया है, और उनको जितना रेगुलर शहीद को पैकेज मिलेगा वही इनको भी पैकेज मिलेगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोज पीपल वो शहीद जो हुए हैं कोरोना को फाइट करते हुए, उसको उनका ही दर्जा मिलेगा जो आम। ठीक, सना अब्बासी साहब, IG KP, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और ये बड़ी अच्छी बात आपने की। यू आर वेरी पॉजिटिव टू से दिस कि लोगों का रवैया बदल रहा है और मेजॉरिटी का रवैया अच्छा, और यही चीज़ हमें हर जगह से देखनी चाहिए। एनीवेज, नाउ वी हैव एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ किस तरीके से मुतासर हो रहे हैं। तो सर मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जज्बा ज़रा बताइए मुझे उन एहलकारों का जो कोरोना को शिकस्त देकर दोबारा अब ड्यूटी पर हैं, कि जो मुतासर हुए थे पहले, नाउ अगेन दे हैव जॉइन्ड द ड्यूटी। हमारे पास इस वक्त कोई 497 ऐसे हैं जो ड्यूटीज़ पे वापस आ चुके हैं, जो कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। उसमें हर रैंक के हैं, उसमें DIG रैंक के ऑफिसर्स से लेके तो कांस्टेबल के रैंक तक, फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ उसमें है, फिर उसमें जो हमारा ये जो बाकी स्टाफ होता है जैसे हमारे खाकरोब हैं, नायब कासिद हैं, वो उसमें हैं। और आप यकीन जानिए कि ये सारे अफसरान कांस्टेबल से लेके IG DIG के रैंक तक जो रिकवर हुए हैं, सारे बहुत अच्छे जज्बे के साथ और बहुत खुलूस के साथ इस वक्त वापस आए हैं। वो सारे यही कहते हैं कि हम उसी तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे जो ड्यूटी हम पहले करते रहे हैं, और बल्कि ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ, बिकॉज़ उन्होंने वो सारा कुछ देख लिया, ख़ासकर जो कोरोना रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं। बल्कि एट टाइम्स तो हमें मुश्किल हो जाता है कि हम उनको जब उनको हमने कहा कि आप जब एक दफ़ा नेगेटिव हो भी जाएँ तो उसके बाद भी 3-4 दिन आप भले ऑफ ड्यूटी रहें, लेकिन वो फिर भी ड्यूटी पे आने के लिए उनका जोश और जज्बा है, और हमें बड़ी खुशी होती है ये देख के। अच्छा, ज़रा उन एहलकारों के बारे में बताइए कि जो कोरोना का शिकार हो जाते हैं, तो फिर ये बताइएगा कि पुलिस का महकमा किस तरह से उनकी फैमिली का साथ देता है, उनके साथ ताउन करता है? जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है जैसे हमारे पॉजिटिव हैं 1166 ऑफिसर्स और मैन, हम ने बजाय ये इंतज़ार करने के कि हुकूमत ऐलान करे और हुकूमत हमें पैसे देगी तो हम वो पैसे देंगे, हमने अपनी मदद आपके तौर पे जो हमारा वेलफेयर फ़ंड है, IG साहब डॉक्टर शुएब दस्तगीर ने हुक्म दिया कि हम 25,000 हर एक को उसी वक्त इमीडिएटली दे दें ताकि वो अपना इलाज करा सकें। वो हम अपने वेलफेयर फ़ंड से दे रहे हैं, जो हमारे कांस्टेबल से लेके IG साहब तक हर एक हम अपनी तनख्वाह से कटवाते हैं, और एक वेलफेयर फ़ंड है हमारा, सो हम उसमें से पैसे इमीडिएटली उनको दे देते हैं। हम उनका ख्याल भी कर रहे हैं, उनका के लिए एक हमारे पूरे DIG रैंक के ऑफिसर हैं, DIG वेलफेयर जो CPO में बैठते हैं, वो उनके वेलफेयर का लुक आफ्टर कर रहे हैं। DPO CPOs RPO से हम पूछते हैं। मैं रोज़ाना लिस्ट लेता हूँ तमाम पूरे पंजाब से कि कौन पॉजिटिव हुआ है पिछले 24 घंटे में, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ किसकी ड्यूटी है, सो हम उनका फॉलोअप कर रहे हैं। जो नेगेटिव हो जाते हैं उनका भी हम फॉलोअप कर रहे हैं, और हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद कर सकें, ख़ासकर जब ये पॉजिटिव होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं या किसी क्वारंटीन फैसिलिटी पे होते हैं। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। अब हम ज़रा बलूचिस्तान की बात भी कर लेते हैं। DIG क्वेटा एतजाज़ गुराया साहब हमको ज्वाइन करें। वेलकम टू नया दिन। सर, ये फरमाइएगा उन एहलकारों का जज्बा क्या है जो कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं, वापस ड्यूटीज़ पर आ रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं?
देखिए, जैसे आपको पता है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस और क्वेटा पुलिस ख़ास तौर पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दहशतगर्दी का भी शिकार रही और अभी वबा का भी शिकार है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक वबा के बाद या हर एक मुसीबत के बाद हमारा जज्बा पहले से आगे ज़्यादा निखर के आया है। इसमें शहादतें भी हमारे पास हुई हैं, मगर उसके बावजूद भी मैंने नहीं देखा, आप भी इसी शहर में रहते हैं, बाहर आप जाते भी हैं, कभी आपने नहीं देखा होगा कोई चौक, कोई जगह ऐसी खाली हो जहाँ पे पुलिस वाले मौजूद ना हों। क्वारंटीन सेंटर्स में भी पुलिस मौजूद है, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ टेक अवेज़ हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी तो साथ साथ चलते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए पुलिस मौजूद है। और पूरे जज्बे के साथ हमारा जज्बा ये है कि आवाम की खिदमत हमने सबसे पहले रखनी और अपना जो फ़र्ज़ है, जो इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद हमें मिलता है, उस फ़र्ज़ को हमने अच्छे और एहसन तरीके से सर अंजाम देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हमारे बीमार भी ज़रूर हुए। क्वेटा पुलिस के अगर मैं टोटल बात करूँ सिर्फ क्वेटा पुलिस की, तो हमारे 31 जवान और अफसर कोरोना से मुतासर हुए, जिसमें से 8 अभी भी जिनका पॉजिटिव चल रहा है, 23 बाकी निकल गए। उनमें से 3 की क्वेटा की डेथ हो चुकी हुई है, जिसमें हमारे एक एसपी सरियाब के वो भी शहीद हुए, एक हमारे डीएसपी थे मामला वो भी शहीद हुए, एक हमारे कांस्टेबल थे वो भी शहीद हुए। इसी तरीके से जो बाकी यूनिट्स हैं जो क्वेटा में काम कर रहे हैं, उनको भी आईजी साहब की तरफ से बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रॉपर SOPs पे अमल करें। ऑफिसेज़ में हमने स्टाफ बहुत कम कर दिया हुआ है, नीड टू नो की बेसिस पे जिसको ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ज़रूरत है, उसको हम वापस बुलाते हैं कि आके वो काम करे, और बाकी को ताकि दफ्तरों में भी रश उस तरीके से ना हो सके। सही। एतजाज़ साहब बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे गुफ्तगू। तो ये जो आदाद शुमार थे, ये जो सूरत हाल थी, ये इसको आपके सामने रखना, आपके सामने लाना इसीलिए इम्पोर्टेंट था। ये ट्रैफिक में फंसना और आगे बढ़ जाना, पुलिस एहलकारों को देखते हुए आगे बढ़ जाना, बस इतना काफ़ी नहीं है। ये याद रखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि वो मौसमों से और वबा से लड़ रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए। और इसमें बड़ी बात क्या है, ये हीरोज़ हैं वाकई। ये बीमार होते हैं, कोरोना का शिकार होते हैं, घर जाते हैं और सही होने के बाद में जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, और फिर उसके बाद में ये भी नहीं कहते कि ज़रा शिफ्ट छोटी रखिएगा, थोड़ा सा मौसम का ख्याल कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही है वो हीरोज़ जिनको आज हमने सलाम पेश करने की कोशिश। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने हम मामला रखेंगे कि क्या सिंध में लॉकडाउन होने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर जो लिस्ट सामने आई थी हॉटस्पॉट्स की, उसमें कराची और सिंध के बहुत से और शहर शामिल हैं। और इसके साथ साथ हम आपके सामने एक ऐसा मुल्क, उसका तज़किरा करेंगे जिसने कोरोना को शिकस्त दी विदाउट लॉकडाउन। कैसे, क्या, कौन सा मुल्क है ये किरण अब तो लोग समझ गए होंगे, हमने दिखा दिया। लेकिन चलिए, हम जब से कोरोना आया हम बात करते हैं अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK, नॉर्वे, स्वीडन, पाकिस्तान, इंडिया। लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसने इसको शिकस्त दी, उसका तज़किरा होगा डिटेल से आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़ाहिर सस्पेंस था आप लोगों में कि हम उस मुल्क का नाम आपके सामने लेकर आएंगे, इसलिए कि जब कोरोना आया, ज़ाहिर स्टार्टेड फ्रॉम चाइना वाज द हॉट स्पॉट, और उसके बाद हमने देखा और मुल्कों में फैला, ईरान में फैला, इटली में फैला, फ्रांस में फैला, अमेरिका इसका हॉट स्पॉट बना। अब ज़ाहिर पाकिस्तान, इस रीजन के और ममालिक वो भी तेज़ी से इसकी लपेट में आ चुके हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसने बगैर किसी लॉकडाउन के, बगैर किसी दवा के, बगैर एक जामे हिकमत अमली के कोरोना वायरस को मुकम्मल शिकस्त दी। दुनिया भर को लपेट में लेने वाले वायरस ने उस मुल्क पर भी हमला तो किया, लेकिन ज़्यादा असर नहीं दिखाया। ना वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुकी, ना मार्केट्स बंद हुई, तालीमी इदारे वो वहाँ पर खुले रहे, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर जारी रही, और सिर्फ 5 माह में कोरोना को शिकस्त दे दी। एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया के बड़े ममालिक ने नज़रअंदाज कर दिया, हालांकि सीखना चाहिए था, पूछना चाहिए था आखिर आपने किया क्या है। हम बात किसकी कर रहे हैं? ताइवान की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने किया क्या है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हुकूमत और शहरी आए एक पेज पर और इन्होंने मिलजुल कर वायरस को दी शिकस्त। मास्क का बाकायदा इस्तेमाल किया गया, समाजी फासला रखा गया, लोगों ने रश नहीं लगाया, मजमा इकट्ठा नहीं हुआ, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, और कोरोना वायरस को यूं पछाड़ा गया। इसको फैलने से रोकने के लिए मजमा नहीं लगना चाहिए, इसको फैलने से रोकने के लिए जिसको खांसी आए उसको खुद को महदूद करना चाहिए। यही सब कुछ इन्होंने किया। और ये ताइवान की जो रोशन मिसाल है ना, वो सिर्फ इनकी सरहदों तक महदूद नहीं है,
इन्होंने तो 1,70,00,000 मास्क भी तैयार किए और इन्होंने दूसरी कंट्रीज को, दूसरे ममालिक को भी उन्हें भेजा, यानी इन्होंने खुद को भी बचाया और दूसरों को भी बचाया। और किरण, सीखने लायक बात है कि जब उन्होंने कहा होगा कि आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है, जब आपने मास्क इस्तेमाल करना, तो लोगों ने साथ दिया। यहाँ पर अगर आप सवाल कर लें, गवर्नर सिंध से ही सवाल कर लें, लेटेस्ट तो वही सवाल है कि आप एग्जैक्टली एक ये बात, दूसरा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का सवाल जब भी किसी से किया उन्होंने कहा आपने खुद किया क्या, यानी सवाल का जवाब ऐसा यहाँ पर आता है। चलिए, ये तो एक मामला था जिस पर हमने नज़र रखी हुई थी और आपके सामने हमने एग्जाम्पल लेकर आनी थी। अब ज़रा मईशत की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ रही है, पाकिस्तान की मईशत मुश्किल सूरत हाल से गुजरे। ज़ाहिर है अभी बजट आया है वफाक का, अभी ज़ाहिर सूबाई बजट आ रहे हैं और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन किस तरफ को जाएगी। और अभी अपोजिशन रहनुमा ये कहते हैं कि मिनी बजट और आएगा। बहुत शोर है ज़ाहिर है इसका, मौशी बहरान का। पूरी दुनिया कोरोना की वजह से मौशी बहरान का शिकार है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत ने दीगर ममालिक की निस्बत कदरे बेहतर रिस्पॉन्स किया। यानी वर्ल्ड बैंक ने जो जनवरी से जून तक अंदाजे लगाए थे, पाकिस्तान उससे बेहतर रहा। एक चार्ट आजकल सोशल मीडिया पर जेर बहस बना हुआ है, जिसे शहरी समझे बगैर शेयर करते हैं और कहते हैं कि जीडीपी से मुतालिक गलत अंदाजे लगाए जा रहे हैं। बहुत गलत अंदाजे। जब आप ये कहते हैं कि हम माइनस में जा रहे हैं, तो फिर आपको दूसरे ममालिक को भी देखना चाहिए। और अगर मैं ये शेयर करती हूँ तो मुझे जाके थोड़ा सा सर्च करना चाहिए कि जीडीपी आखिर होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसके माना क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल। अब मैं बहुत सारा बैठकर पढ़ती और उसे समझने की कोशिश करती, तो मैंने ये सोचा कि मैं और आप आज मिलकर समझते हैं, मिलकर इस सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आसान है बहुत जीडीपी के बारे में बात करना, आसान है बहुत इसको शेयर कर देना, समझना थोड़ा मुश्किल था ना। हमने कहा ठीक है, हम अपने अंदाजे छोड़ते हैं और सही कंटेंट की तरफ जाते हैं। तो हम आज अपने मौजूद मेहमान की तरफ चलेंगे और उनसे इसी बारे में जानेंगे। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ये बताइए सबसे पहले ना, ये हमें आप समझा दें, ये होता क्या है जीडीपी? एक आम पाकिस्तानी इसको शेयर करे, जितना करना चाहे करे, लेकिन समझाएं तो सही होता क्या है पहले हमें ये। देखिए, मैं आपको ये एक रिलेटिव टर्म है, मैं आपको समझाता हूँ आप लोगों को ही मिसाल बनाकर। मिसाल के तौर पे किरण, आपकी जनवरी 2020 में कोरोना आने से पहले तनख्वाह थी 1 लाख रुपए, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरी तनख्वाह थी, वो थी 5 लाख रुपए, ठीक है जी। अब हम जून में आ गए। अब वो हालात जब कोरोना के खराब हुए तो वो लाजमी सी बात है कि कारोबार भी खराब हुए, लोगों की तनख्वाहें भी कटी, कुछ लोग बेरोजगार भी रहे। तो आपकी जो है सिर्फ जब जनवरी में तनख्वाह थी 1 लाख रुपए, तो अब जो है वो 95,000 रह गई। आपके सिर्फ चैनल ने किया, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आपकी जरूरत भी अच्छी थी और आपकी होती, तो आपकी 95,000 रहेगी। तो कितनी कम हुई? 5% कम हुई। दूसरी तरफ मेरी तनख्वाह 5 लाख रुपए थी, अब वो 5 लाख से कम होके जो है 4.5 लाख हुई, तो मेरी 10% कम हुई। अच्छा, वैसे देखा जाए तो मेरा आज भी जो है आपसे तनख्वाह आपकी 95 हुई, 4.5 मेरी आज भी ज्यादा है, लेकिन मेरी 10% गिरावट आ गई है, जिसकी जहाँ पे मईशत खड़ी हुई थी उसके मुकाबले में कोरोना के दिनों में अब मईशत उसकी कितनी जो है उसको चपत पड़ी है आम अल्फाज में। तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के चंद उन बेहतरीन मुल्कों में है जो सिर्फ उनकी 5% जो है मईशत में गिरावट आई है। दूसरे ममालिक की जैसे उसमें भारत भी है और भी लोग हैं, उनकी हमसे ज्यादा जो है मईशत, हालांकि मईशत उनकी बड़ी है, लेकिन उनको नुकसान जो है पहले के मुकाबले में ज्यादा हुआ है। मैंने कोशिश की समझाने की, आपको समझ आई है? बिल्कुल, ये समझ तो आ गई मुजम्मिल साहब, ये समझ आ गई, कोशिश थी आपकी। बहुत आपने इजी वे में समझा दिया कि जिसका नुकसान ज़्यादा है, ज़ाहिर है वो हम उस बात से समझ पाए। अब मुझे सर इस चार्ट से मुतालिक प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। ज़ाहिर है हमने पहले भी कहा कि लोग धड़ाधड़ चार्ट शेयर करते हैं और ज़ाहिर है ये एक अमूमी रवैया भी है पाकिस्तानियों का कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एग्जैक्टली उस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो अंदाजे लगाए गए थे वर्ल्ड बैंक ने, थोड़ा सा बताएं अंदाज़ा क्या था और जो हमने उसमें बेहतरी दिखाई वो कितनी थी?
देखें, वर्ल्ड बैंक और ये सारे पाकिस्तान की मईशत की बातें कर रहे थे, 1.25% जो है पाकिस्तान इस साल ग्रो करेगा। तो वो जो है अंदाजा जो है 1% की जगह हम जो है मंथली 0.38% पे आए हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में अंदाजा लगाया था उससे सिर्फ उन्होंने 5% कम किया पाकिस्तान का अंदाजा। तो लोग इसको ये समझ रहे हैं कि 5% जो है पाकिस्तान की मईशत की सुकड़ने की बात कर रहे हैं। ओके, ये उस अंदाजे में 5% कमी आई है। जो पहले कोरोना से पहले जो अंदाजा लगाया था उससे 5% कम कर रहे हैं। ये मईशत 5% से नहीं सुकड़ी। तो इसको अगर आप पढ़े नीचे ना, अंग्रेजी में लिखा हुआ है चेंज फ्रॉम जनवरी टू जून। यस, तो वो हमारे लोग उसको फैलाते रहते हैं और जो है बगैर सोचे समझे वो जिसने क्रिटिसाइज करना हो गवर्नमेंट का वो ऐसे ही करता है। अगर ऐवान पे जो है बजट स्पीचेस देखी हो तो उधर असद उमर साहब ने भी कल कोई 25 मिनट की तकरीर की थी। सही। उसमें उन्होंने बताया कि अप्रैल मई में आलमी मईशतों के साथ क्या क्या हुआ। जिनके पास दुनिया की हर चीज है, जिनके पास सेहत भी है, जिनके पास सोशल डिस्टेंसिंग, उनकी कौम को समझाना भी आसान है, वो भी 20-30% गिरे। तो हम इतने इसलिए नहीं गिरे क्योंकि हमारी जो मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत पे आता है और फिर खिदमात में आता है। और यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत का सिर्फ 9% जो है बरामदात में है, बाकी 91% हमारी मकामी मईशत है। ओके, तो हमारी मकामी मईशत हमारे हाथ में है कि कितनी जल्दी हम ये कोरोना की वबा से काबू पाकर अपने कारोबार को खोलने की इजाजत दे देते हैं। तो वो 91% हमें अपने मुल्क से ही पैदावार मिलती है, 9% सिर्फ एक्सपोर्ट से मिलती है। एक्सपोर्ट में भी जो है पाकिस्तान बहुत सारी जो है ज़राई अजनास बेचता है, फिर उसका कपड़ा लत्ता बेचता है। अब ये क्योंकि ये आ चुका है कोरोना, तो पाकिस्तान ने, आप जैसे मास्क का बता रहे थे, ये वो पाकिस्तान ने ये चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बरामदात में भी इतना बड़ा असर नहीं आएगा। आया जरूर है, लेकिन बहुत जल्द दुनिया के मुकाबले में हमारी बरामदात उसी जगह पे आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक बात ने इसी चार्ट के बारे में आपसे करना चाह रही थी। जब एक आम आदमी ये देखता है ना, जी सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। सर ये बताइएगा मुजम्मिल साहब, ये जो चार्ट है ना, ये एक आम पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव में ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब हम ये देखते हैं ना, चाइना है नेगेटिव में, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान है, और फिर इसी लिस्ट में आगे जाकर ईरान भी है और दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि फिर इसके फैक्ट्स क्या हैं। हमें डराने के लिए, दहलाने के लिए, परेशान होने के लिए सिर्फ कंट्रीज़ के नाम और वो माइनस जो बना हुआ है ना, वही काफ़ी है। जो हमने थोड़ा सा लोगों से बात की तो हमारा ऑब्जर्वेशन यही रहा। तो मुझे ये बताइए कि फिर एक हर किसी को, तो मुजम्मिल साहब जितनी आसानी से आपने समझा दिया, ये मुमकिन नहीं है। एक आम आदमी के सामने अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए कोई इस तरह का चार्ट और वो आता है, फिर तो उसको थोड़ा सा अलर्ट और होना पड़ेगा। सर मुझे ये बताइएगा, लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसे ही हुआ इस केस में भी? देखिए, अलग अलग जो है बातें। अब मिसाल के तौर पे हम ये अभी से कहा था कि 3 लाख हो जाएंगे और फिर जो है 12 लाख लोग जो है अगले महीने के आखिर तक हो जाएंगे। हम जब 12 लाख या 3 लाख का फिगर सुनते हैं तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको मईशत हमारे जो 22 करोड़ की परसेंटेज निकालेंगे तो फिर दुनिया के मुकाबले में हम परसेंटेज देखेंगे तो हम दुनिया से कोई हटके नहीं हमारे यहाँ मरीज बन रहे। दुनिया के मुकाबले में आबादी के तनासुब हमारे पड़ोस के हिसाब से, तो हमारे यहाँ जो है ना पिक्चर को थोड़ा सा इस तरीके से दिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने हर बात को सियासत में जो है ना तब्दील करने की कोशिश की है। बाज बातें जो है सियासत से कतई नजर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ये कि मैं सियासतदानों को ब्लेम तो करूंगा इसमें, लेकिन हम आम आदमी भी इतने ज्यादा सियासी तौर पे पोलराइज हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी एक सियासी जमात मुझे पसंद है और मेरे दोस्त को दूसरी पसंद है, तो हम उसको नीचा दिखाने के लिए जो है बार बार करेंगे, देखो ये देखो तुम्हारी जमात के लोग थे ना, ये हो गया। और उसमें हालांकि हम उसकी तस्वीर को जो है सही तरीके से बयान नहीं करते, और फिर वो गद्दार भी और वही सब कुछ है। हम एक दूसरे को ये टाइटल देने में कभी नहीं चूकते। अच्छा ये बताइएगा, कोरोना मैं ये कह रही हूँ कि हम सख्त किस्म के टाइटल्स एक दूसरे को देने में इस सिलसिले में चूकते भी नहीं। वो जो पोलराइजेशन की आपने बात की, ये भी बता दीजिएगा मुसम्मिल साहब कि ये हमने देखा, आपने खुद भी इसके ऊपर आपने स्टडी भी किया हुआ, देख भी रहे हैं आप, लोगों की मुलाजमतें जा रही हैं, लोगों का रोजगार छिन रहा है। तो थोड़ा से टाइम के बाद में लोगों की सिचुएशन बेहतर होने लगेगी, इकोनॉमी अपने ट्रैक पर आने लगेगी,
थोड़े से टाइम को हमें सब्र के साथ में गुजारना पड़ेगा। ये इम्पैक्ट चला जाएगा, हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपने बजट भी देख लिया, आपने दीगर हालात भी देख लिए, प्लीज इसके बारे में बताइए। देखें, काम की नौयत में एक फर्क है। जिस काम में कारखाने में जो लोग काम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सेनेट की कमेटी में जाके इन्होंने बोला था कि आने वाले दिनों में 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 30 लाख लोगों में उन्होंने कहा था कि 20 लाख लोग खिदमात के शोबे में जो है बेरोजगार हो सकते हैं और 10 लाख लोग कारखाने में जो नौकरियां करते हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो कारखाने वाले बेरोजगार हैं लोग, वो कारखाने के अगर ऑर्डर आ गए, एक्सपोर्ट शुरू हो गई, मुल्क की मीशत के लिए, तो वो आर्जी तौर पे बेरोजगार होंगे, उनको तो उनकी नौकरी वापस आ जाएगी। खिदमात की शोबा दुनिया में ये कोरोना के बाद और ये जो अब वर्क फ्रॉम होम और ये जो चीजें आई हैं, इससे खिदमात के शोबे में जो है बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अफ्रीका में जो 4 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए हैं पिछले 2 महीने में, उनमें से शायद आधे अपनी नौकरी बहाल ना करा सके। अब ये मिसाल देते कि मैं और आप भी अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं। अक्सर जब मैं आप लोगों को इंटरव्यू देता था तो आप लोग एक कैमरा मैन, एक DSNG, 3-4 लोगों का स्टाफ करते आते। अब वो फासला जो है हमारा खत्म हो गया। मैं अपना कंप्यूटर खोल के आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और सर अब आवाज चेक कर रहे हैं, अब ये करें, वो करें, सारी चीजें। तो अब वो तमाम चीजें जो हैं वो खत्म हो गई। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। इसी तरीके से अब दुनिया तब्दील होगी। कुछ लोगों को अंदाजे ये लगाने होंगे कि आया वो अपनी नौकरी पे बहाल हो सकेंगे या नहीं, या उन्हें कुछ और करना होगा, पेशेंट के सुकड़ने से नहीं होगी। सही, ये जो है दुनिया के हालात और पस मंजर और तब्दीली की वजह से। इन हालात को देखते हुए ज़रा काम गवर्नमेंट के लेवल पर भी होना है और इंडिविजुअल लेवल पर भी होना है। हम सबको खुद सोचना है कि अब हमने किस तरह बेहतरी अपने माशी हालात में लानी है। बेहद शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आप साथ मौजूद थे और आपने बड़ा आसपास एक्सप्लेन कर दिया व्हाट GDP इज़, व्हाट दैट चार्ट इज़, और पाकिस्तान जो अंदाजे लगाए गए थे पाकिस्तान से मुताल्लिक, सुकड़ने से मुताल्लिक, उस अंदाजों में सिर्फ 5% हम नीचे आए। एनीवेज चलिए, ये सारा कुछ तो उन्होंने बताया, सिर्फ एक जुमला, उनकी सारी की सारी गुफ्तगू 2 बातें हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सही मालूमात, फिर हम जोर देंगे, बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी के साथ बहुत ज़रूरी है। दूसरे ये कि शटडाउन कुछ नहीं होता। अगर शटडाउन की नौबत आई है तो सॉल्यूशंस पर जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन पर जाइए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। बस ये है कि इसको पकड़ के चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़ा आपने दुरुस्त किरण टर्म इस्तेमाल कर ली। कभी नहीं किरण, रोजाना यही होता है। चलिए, सिंध के शहरों में लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सिंध में जितने केसेस हैं उनमें से 80% केसेस कराची में हैं और जो बाकी शहरों में केसेस हैं उससे मुताल्लिक क्या फ़ैसला होने जा रहा है कि वहाँ पर लॉकडाउन होगा या लॉकडाउन नहीं होगा। वी हैव इम्तियाज़ शेख फदास सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले प्लीज़ मुझे बताइएगा, कोरोना केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और ज़रा पूरे पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, पंजाब और सिंध में स्टैट्स भी इतने मुख्तलिफ नहीं हैं। अगर पंजाब में लाहौर हॉट स्पॉट है तो यहाँ पर कराची हॉट स्पॉट है। तो जो फैसला पंजाब हुकूमत ने लाहौर से मुताल्लिक किया है, क्या सिंध हुकूमत ऐसा फैसला कराची से मुताल्लिक भी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सिंध हुकूमत पहले दिन से ही कह रही थी कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और ये केसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर हुआ और मतलब प्राइम मिनिस्टर ने फैसले किए NCOC में और NCC कमेटीज़ में, और फिर ख़ास तौर पे ईद के से पहले जैसे ही बाज़ारें और दुकानें और मॉल्स खोल दिए गए, इंडस्ट्रीज़ खोल दी गई, उसके बाद तो ये होना था, ये प्रेशर बढ़ना था। लेकिन उससे पहले, बहुत पहले जब शुरुआत हुई थी, जब हॉट स्पॉट्स थे, तो उसका कॉन्सेप्ट भी सिंध गवर्नमेंट ने दिया था और कुछ UCs को सील कर दिया गया था। तो ये मतलब हमारे पास वैसे ही होता है, जहाँ भी मतलब कोई ऐसा इलाका जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं तो उस इलाके को सील कर दिया जाता है, फिर वहाँ टेस्ट किए जाते हैं, फिर लोगों को घरों में आइसोलेट किया जाता है और जो भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है किसी की तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल जहाँ जहाँ भी है, अभी भी बहुत से इलाकों में, शहरों में, सिंध के पूरे मोहल्ले के मोहल्ले जो हैं वो सील्ड हैं और मतलब वहाँ किसी को न छोड़ा जाता है, ना मतलब वहाँ से जब तक कि उनके टेस्ट पूरे न हो जाएं लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, ताकि ये वबा फैल न जाए। क्योंकि इसका एक ही इलाज यही है कि इसमें आइसोलेट खुद आदमी कर ले,
कम से कम मिले और एहतियाती तदाबीर करे। तो उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट लाजमी तौर पर सोचेगी अगर कहीं इस तरह की सूरत हाल आ गई तो अगर पूरा शहर बंद करना पड़ा तो शहर भी बंद करेंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि उन इलाकों में जहाँ जहाँ भी ये केसेस बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आ रहे हैं उन इलाकों को सील कर दिया जाए ताकि फिर वहाँ टेस्ट हो सकें और लोगों को मतलब वहाँ से आइसोलेट करके या फिर उनका इलाज करके या जो नेगेटिव हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए। तो इस तरह की सूरत हाल जब भी हुई तो सिंध गवर्नमेंट पहले भी इस तरह के फ़ैसले करती रही है और अभी भी इंशाल्लाह आइंदा ऐसे ही फ़ैसले करेंगे ताकि लोगों की जानों को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि आप रिलाय जो है ना वो उनके ऊपर ही करेंगे कि वज़ीर आज़म क्या कहते हैं और फिर आगे जाकर अब चलिए खैर देखते हैं आगे होता क्या है सिलसिले में, हम दोबारा भी आपसे इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़ीर आला सिंध की क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात मुतवक्के है, क्या तजावीज़ होंगी कि जो आप उनके सामने रखेंगे और फिर लोगों की आप लोगों की तरफ से क्या कर्फ्यू का जिक्र भी होगा? कुछ आप इस सिलसिले में हमें बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को? वज़ीर आज़म बड़े अरसे के बाद सिंध में आने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है और देखने आ जाएँ क्योंकि पहले भी उनके प्रोग्राम बन के कैंसिल हुए हैं और लाजमी तौर पे जब वज़ीर आज़म आते हैं तो वज़ीर आला से मुलाकात उनकी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस से मैं कह रहा हूँ कि पहले इस तरह बहुत मौक़े पर वज़ीर आज़म जब यहाँ आए तो वज़ीर आला से नहीं मिल सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे वज़ीर आज़म साहब जब कराची आएंगे तो वज़ीर आला से। और जहाँ तक कर्फ्यू का सवाल है, देखें जी कर्फ्यू होगा तो ये पूरे पाकिस्तान में होगा, एक शहर में या एक इलाकों में नहीं होगा। ये फ़ैसला NCOC और NCC की मीटिंग्स में ही हो सकता है क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ इदारे फ़ौज और बाकी इदारे भी उसमें होते हैं, नुमाइंदगी उनकी होती है। तो वहाँ बैठ के मिलकर ये फ़ैसला करेंगे अगर किसी शहर में किसी इलाके में इस तरह की सूरत हाल करनी है तो। लेकिन अभी तक कर्फ्यू वाली सूरत हाल नहीं है। करना पड़ा तो लॉकडाउन होगा, सख्त लॉकडाउन होगा और SOPs पे अमल दरामद करने के लिए सख्ती की जाएगी। और ये चीज़ जो है जिस तरीके से बढ़ रही है तो मैं समझता हूँ कि कुछ इलाकों को सील भी करना पड़ा तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। सर आपने NCOC का हवाला दिया कि वहाँ पर नुमाइंदगी है, लेकिन NCOC तो पहले दिन से है जब हम निपटना शुरू हुए कोरोना से मुताल्लिक, लेकिन कुछ फैसले आपने किए अपने तौर पर किए, ज़रा 18वीं तरमीम को जवाज़ बनाकर वो फ़ैसले किए, ख़ुद मुख्तार है सूबाई हुकूमत फ़ैसले करने से मुताल्लिक। अब जब आप कह रहे हैं कि NCOC फ़ैसला करेगी, लेकिन पहले फ़ैसले आप लोगों ने खुद किए, तब भी डिस्कशन NCOC में होती थी। तो सर उस वक्त जो फ़ैसले आपने किए थे जब कोरोना आया था, जब हालात इतने संगीन नहीं थे, जो सख्त फ़ैसले मुश्किल फ़ैसले सिंध हुकूमत ने उस वक्त किए थे, अब क्यों नहीं कर सकते? सूरत हाल तशवीशनाक है, अब PM का डिसीजन क्यों चाहिए, अब NCOC की डिस्कशन क्यों चाहिए? 18वीं तरमीम जो है एक तोहफ़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मरकज़ में जब वो थी। तमाम छोटे सूबों को, तमाम सूबों को वो माली इख्तियारात और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात दिए गए थे। लेकिन बदकिस्मती से उसके पीछे बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें अभी भी आज तक भी पड़ी हुई हैं जो कि उसको ख़त्म करना चाहती हैं। उस 18वीं तरमीम में बहुत से इख्तियारात थे जो कि सूबों को मिले हुए हैं और सूबे उनके मुताबिक अमल करते हैं। लेकिन जो ये कौमी वबा, ऐसी वबा जो कि पूरी कौम जिस पर मुसलत है, पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे, उसके लिए फ़ैसला करने के लिए मुतफ़िक़ा तौर पे एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन में कोई सूबा फ़ैसले नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात ज़रूर सूबों को मिले हैं, लेकिन तमाम सूबे मिलकर ही फ़ैसला करेंगे और ये एक सूबा अकेला रहकर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। और इसलिए तमाम सूबों को कौमी यकजहती के साथ मिलकर फ़ैसला करना पड़ेगा। और इस वबा से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि मतलब जो कमेटीज़ बनी हुई हैं कौमी लेवल पर, उनसे मशावरत करके, जिसमें वज़ीर आज़म और चारों वज़ीर आला और बहुत से इसमें इदारों के सरबराह इसमें हैं जो कि मिलकर फ़ैसला करते हैं, सूरत हाल को देख कर फ़ैसला करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को देख कर फ़ैसला किया जाता है। और इस तरीके से अगर 18वीं तरमीम में ना हमारे पास इख्तियारात होने के बावजूद कोई सूबा अकेला उस पर फैसले नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी और दानिशमंदी यही है और लोगों के मफाद में, मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में भी यही है कि मिलकर फैसले किए जाएँ, एक पेज पर रहा जाए, और ताकि तभी हम इस वबा से लड़ सकते हैं, इस वबा को हम ख़त्म कर सकते हैं या काबू में ला सकते हैं। और इंशाल्लाह ऐसे मामलात पर सिंध हुकूमत कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने पहले दिन से ही कहा था कि हम
मिलकर फैसले करें। और वज़ीर आज़म को तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप फैसले करें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस तरह हुआ नहीं। लेकिन अब फिर भी जब NCC और NCOC की तर्ज की कमेटियाँ बनी हैं तो अब सूरत हाल तकरीबन बेहतर है और सब एक सूबे मिल के फ़ैसला करते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपना मौक़िफ़ उसमें देते हैं, फिर यूनानिमसली कोई फ़ैसला होता है उस पर करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि 18वीं तरमीम में इख्तियार थे और फ़ैसले नहीं किए, ये मुनासिब नहीं है। इख्तियार तो ज़रूर होते हैं लेकिन कौमी मामलात पर मिलकर और कौमी फ़ैसले किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, साथ मौजूद थे आप। और बहुत मुझे ये सुनकर, ये जब आपने कहा ना कि मिलकर फैसले होने चाहिए, मिलकर हमें इस वबा से लड़ना है, ये जो मिलकर काम करने की बात है ये हमें हर सियासी जमात से सुनने को मिल जाए और फिर वाकई वो हो भी जाए तो क्या ही अच्छी बात है। नाउ वी हैव हलीम आदिल शेख विद अस, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। आप गुफ्तगू भी सुन रहे होंगे इम्तियाज़ साहब की, जिस तरह उन्होंने कहा कि छोड़िए पहले जो भी हो गया, मिलकर बात करनी है और मिलकर आगे चलना है, मिलकर इस वबा से लड़ना है। आप भी तैयार हैं सर मिलकर लड़ने के लिए? मेरा ख्याल है कि हमने सिर्फ बात नहीं की, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो साबित किया कि कंसल्टेशन से, मशावरत से मिल के ये NCOC क्या है, ये NCC क्या है, ये हफ्ते में 2 मीटिंग्स जिसके अंदर तमाम लीडरशिप मौजूद होती है, वज़रा आला मौजूद होते हैं चारों सूबों के, GP के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा हमारे जो इदारे हैं, मुल्क में अहम इदारे, उनके नुमाइंदगान होते हैं। मतलब एक ऐसा फोरम बना दिया। हमने सिर्फ बात नहीं की, हमने साबित किया कि हम कंसल्टेशन पे, मशावरत पे, मिल के चलने पे यकीन रखते हैं और उसका अमली सबूत हम दे चुके हैं। और यही हर फैसला जो हो रहा है मशावरत से हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नई खबर नहीं है, ये हम कर रहे हैं। अच्छा सर, जब मुशावरत की इतनी बात आप भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सर जब मुश्किल फैसले करने थे तो सिंध ने मुश्किल फैसले किए, उस वक्त लॉकडाउन किया जिसका फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर है कि हम दूसरे मुल्कों से सीखते आए हैं कि अर्ली लॉकडाउन ने चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर गई है। अब जबकि सिंध हुकूमत ज़ाहिर है कहती है पहले दिन से लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करना, आप मुखालफत करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत करती रही और आज पंजाब में भी लॉकडाउन है, आज पेशावर में भी लॉकडाउन है, तो अब क्या होगा? मैं एक तो आपके माजरत के साथ अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपके उस जुमले को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि सिंध हुकूमत ने बड़े मुश्किल फैसले किए, बड़ा आसान फैसले किए। उन्होंने एक नादिरशाही लॉकडाउन किया। उन्होंने, आपको पता है नादिरशाही लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन में फर्क है। आज अगर पंजाब में है तो स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं और है तो स्मार्ट लॉकडाउन है। सर 11 यूसिस से मुताल्लिक फैसला सिंध हुकूमत ने क्या तनकीद आपने की? सुन तो लीजिए, वो भी स्मार्ट लॉकडाउन था। सुन तो लीजिए। नहीं जी, 22 मार्च को हम वहां मौजूद थे और उसके बाद आपने देखा कि 15,000 लोगों को मोटरसाइकिलों पे बंद किया गया। ये भी कह दिया गया कि कोई खातून हो, अगर कोई खातून को बेचारी को डॉक्टर के पास जाना है तो क्या वो खुद मोटरसाइकिल से, गरीब अगर वो मौजूद है, OPDs बंद हो गई, मोटरसाइकिलों पे 15,000 लोगों को FIRs काट के बंद कर दिया गया। बेचारे कारोबारी लोगों को, दुकानदारों को मैं बताता हूँ कि वो जो लॉकडाउन था वो हम उसके आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अब तो सिंध हुकूमत कह रही है ना कि जो कुछ वजीर आजम कहेंगे हम उसे फॉलो करेंगे, तो अब तो हम आगे बढ़ेंगे ना। और अब बढ़ चुके, मेरा ख्याल है हम बढ़ चुके हैं। जो लॉकडाउन खुला था इसके अंदर आपने असद उमर साहब की एक बात सुनी होगी, बराए वजीर आला सिंध ने खुद फोन किया था कि हम पे बहुत बड़ा प्रेशर है, हमें इसको खोलना पड़ेगा। वो जो रमजान शरीफ में जो लॉकडाउन खुला था, तो मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ चुके हैं। वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए कोई नई खबर नहीं। और वो जो बात हो रही है, सिंध गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या, कोई मुश्किल फैसला नहीं था, बड़ा आसान फैसला। अगर आप छोड़ दें उस दिनों अगर ये राशन दे देते, और अब जो पीक आ रही है उसका क्या? अब जो पीक आ रही है उसका क्या? उसमें आप नहीं, हम अपने मुल्क की बात कर लेते हैं। असद उमर साहब भी कह रहे थे कि 10 से 12 लाख केसेस हो सकते हैं आगे जाकर। वो ये भी कह रहे हैं हमें पहले से पता था। तो अगर हमें पहले से पता था और इतने सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर अब बताइए, फिर तो जाना पड़ेगा आपको मजबूरन से, लेकिन चीजें बंद करने के ऊपर जाना पड़ेगा। और ऐसे में सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत सर आप ही लोगों पर रिलाई करेगी, वजीर आज़म पर रिलाई करेगी। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर सिंध में अगर बंद किया था, मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, राशन भी अगर दे देते ना बंद कर सकते थे। दिया हमने कुछ नहीं, सिर्फ बंद कर दिया, ये भी बंद, वो भी बंद, वो भी बंद। अब सिचुएशन ये है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो दुनिया से मुख्तलिफ नहीं हो रहा। अमेरिका में हमसे बेहतर सिस्टम था, उन्होंने लॉकडाउन भी किए होंगे, उनका हेल्थ सिस्टम बेहतर था, उनकी कौम बेहतर। अमेरिका ना जाइए सर, पेशावर में और लाहौर में जहां आपने लॉकडाउन किया, क्या वहां घर घर राशन पहुंचा दिए?
मेरा ख्याल है कि सिंध में तो सिर्फ भाषण मिला, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बेहतर कंडीशन है। उसके अलावा एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जिसमें 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए कोरोना की सही मालूमात सर, वो जो कोरोना के बारे में सही मालूमात है, और जाहिर है कि आप लोगों को पीटीआई को लोग फॉलो करते हैं, बात ध्यान से सुनते हैं, तो कोरोना फ्लू है, कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना बहाना है। और फिर उस सब के बाद में कल तो गवर्नर साहब ने भी बोला कि वो टाइगर फोर्स किया, अच्छा हाँ ठीक है, डिस्टेंसिंग। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों को पता हो और अब उसका रिफ्लेक्शन आवाम को दिखाई दे। अब तो पता चल गया है ना। देखिए नहीं मैं समझता हूँ सब कुछ पता था। आप लोग चलाइए, आपको वीडियो भिजवा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट वीक से कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ इलाज की बात करता है और उसको पता है कि मेरे मरीज के साथ मसला है। लेकिन जो हुकूमतें होती हैं, जो वजीर आजम होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि किसके घर में, किसके पेट में भूख की बीमारी है, किसको कोई और बीमारी है जिसको कोरोना नहीं है, किसी की हड्डी टूटी हुई है, किसी के दिल में स्टंट डलने हैं, किसी की डायलिसिस होनी है। जो गवर्नमेंट्स होती है उन्होंने सारे चीजों को देखना होता है। आप कहते हैं अमेरिका ना जाओ, लंदन ना जाओ, मैं इसलिए बताता हूँ कि जो भी हमारे पीक आ रही है वो दुनिया में आई है, कोई रोक नहीं पाया उसको, हम भी नहीं रोक पाए। लेकिन भूख से ये भी, अगर आज वो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ये भी रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ की कि 10 लाख बच्चे मर जाएंगे इसके अंदर भूख के मारे। और ये भी एक हकीकत है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के 32 मुल्कों में से सिर्फ 12 मुल्कों ने लॉकडाउन किया और बकिया ने नहीं किया। सर आप एट दिस पॉइंट लॉकडाउन की हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं? हम तो पहले दिन से स्मार्ट लॉकडाउन, एक मखसूस लॉकडाउन, इस एरिया का लॉकडाउन, मैं उसकी हमेशा हिमायत करता हूं। लेकिन जहाँ लॉकडाउन हो, और अगर एक एरिया 70% शहर के ऊपर मुश्तमिल हो, उसका क्या? पुराना लाहौर जो है ना, जो उसका कदीम वाला एरिया है ना सर, जहाँ पे ज्यादा परेशानी है, जहाँ पर पतली सड़कें, छोटे छोटे घर हैं, ज्यादा आबादी है जहाँ पर, सर उसको स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद करना पड़ रहा है। नहीं जी, ये सिचुएशन है। नहीं मैं समझ, जहाँ फिर वहाँ फैसिलिटेट करना चाहिए, वहाँ लोगों को खुराक पहुंचानी चाहिए, वहाँ देखना चाहिए किस घर में मरीज है, उनको एम्बुलेंस सर्विस देनी चाहिए, मतलब फिर उनकी जिंदगी का ख्याल करना चाहिए। क्योंकि वहाँ तो 6 लोग एक छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, उनकी जिंदगी के लिए भी हमें ही सोचना है। अच्छा ये बताइए, पहले वजीर आजम नहीं आए तो क्यों नहीं आए, और अब आएंगे आज, तो आज फिर क्या क्या कुछ होगा वो थोड़ा सा बता दें। क्या जहन में क्या है सर उनके, वो बताइएगा। एक तो जहन का मैं नहीं पढ़ना चाहता, आपको पता तो होगा। जहन मैं नहीं पढ़ सकती, पार्टी सेम है भाई। आप देखिए दुनिया पार्टी सेम है। जी कुछ तो मालूम होगा ना सिलसिले में सर आपको। नहीं बहुत कुछ मालूम है। दूसरी बात दुनिया तेज हो गई है। आप अपने स्टूडियो में बैठिए, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आपका कैमरा भी नहीं है, स्काइप के जरिए मैं दुनिया से बातचीत कर रहे हैं आमने सामने। प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 मीटिंग्स करते हैं, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल उनके सामने होती है, चार्ट्स की सूरत सर में। कुछ तो मुख्तलिफ होगा ना कि वो फिजिकली यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ा सा शेड्यूल ही बता दें कि सीएम सिंध से मुलाकात होगी, ये मुझे बता दें। बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ। पहले ये जो है ना, मैं देखे हमारा काम है उसको, इस परसेप्शन को, मतलब ये नहीं था कि वहां बैठे तो नहीं पता था। हफ्ते में 2 मीटिंग होती थी और हर सुबह डिस्कस होता था। जितना किसी और को पता है, मेरा ख्याल है जितना किसी तहसीलदार को पता है, उससे ज्यादा वज़ीर आज़म को भी पता है कि कहाँ का क्या मामलात है। जिस वज़ीर आज़म इतना कीन हमने आज तक कोई वज़ीर आज़म नहीं देखा। अब मैं बताता हूँ, पीएम आज आ रहे हैं इंशाल्लाह। आज रात सबसे पहले हमारी पार्टी के जो हमारी कोर है उससे एक मुलाकात होगी, सूरत हाल डिस्कस करेंगे, और कल वो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हमारे एमपीएस से भी, कुछ मुख्तलिफ कराची की शख्सियात से भी, और वो एहसास की ब्रीफिंग भी लेंगे। लाजिम बात है कि कोरोना की अपडेट्स उनके बाद मौजूदा सिंध नैरेटिव से भी उसको देखेंगे। सिंध से मुलाकात होगी सर? क्या पूरा करने दीजिए ना, अपने तरीके से बताता हूँ ना, पहले उनका प्रोग्राम बता दो, फिर मैं वो बताता हूँ। प्रोग्राम में बता चुके पहले जी। उसमें जैकबाबाद से होते हुए वो लाड़काना आएंगे, जहां हमारे सिंध के जो पीटीआई के नोटेबल्स हैं, हमारे इत्तेहादियों के नोटेबल्स हैं। अच्छा, कराची में भी इत्तेहादियों से मुलाकात होगी, उन सबसे ओवरऑल सिंध की सूरत हाल का। एक होता है सरकारी नैरेटिव, एक होता है अवामी नैरेटिव, वो भी इंशाल्लाह लेंगे। और देखिए अब आता है सीएम और पीएम की मुलाकात। इसको अगर होगी नहीं होगी, अगर मुझे पता भी है तो इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। या वजीर इत्तलात वहां के करें, या मुर्तज़ा वहाब साहब बताएंगे, या पीएम हाउस बताएगा, या सीएम हाउस बताएगा। वो मेरा कप्तान है, मेरा चेयरमैन है, पार्टी के हवाले से हर चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन 2 ऑफिसेज, पीएम ऑफिस एंड सीएम ऑफिस। सर कराची के मसाइल हल करने के लिए आपकी नजर में ये मुलाकात होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कराची के मसाइल हल करने के लिए सबको ठीक
एक अंदाज में होना चाहिए। ये गलत होता है कि NEC की मीटिंग में वज़ीर आला साहब खामोश रहते हैं और उसके बाद किताबें लेके बैठ जाते हैं। कराची में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, अरे भाई ये तो सिंध के खिलाफ बन गई। NCOC में एग्रीमेंट करके आते हैं, तैयार होकर आते हैं। सर वो कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, आप तस्दीक कर दें कैसा अब तक तो आप लोगों की तरफ से तरदीद आई नहीं थी इसकी। मैं कर चुका, पहले दिन कर चुका। अच्छा। सबसे पहले मैंने इसको किया था रिस्पॉन्ड, उसी वक्त मैंने रिस्पॉन्ड किया था। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पार्टी का मरकजी नायब सदर भी हूँ, मैं सिंध का पार्लियामेंट्री लीडर भी हूँ, मैं यहाँ फोकल पर्सन भी हूँ अपनी पार्टी की जानिब से। आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हमने बता दिया था जब भी बात हो रही होती है, आपको पता है किसी की माइक अगर कोई बात कर रहा हो तो दूसरे का माइक बंद किया जाता है। इम्तियाज शेख साहब बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। और ये दुनिया जहान में नई स्टोरी तो नहीं है सर। आप ये बात कैसे कर रहे हैं कि सर उनका माइक कि वो बोलते नहीं है? जाहिर है सुबह की नुमाइंदगी नहीं, मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो बात नहीं करते? वहां पर जाहिर है सुबह की नुमाइंदगी है, वो वहां पर जा रहे हैं, बात तो करेंगे ना सर। सुनिए, NEC की मीटिंग 20 मिनट में खत्म हो गई। अच्छा। उसके बाद वज़ीर आला ने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं बात कर सकते थे। नहीं, मैंने चैलेंज किया ना, बताइए। NEC खत्म हो गई, सब ऑल वेल करके उठे। उसके बाद ये बड़ी बड़ी किताबें लेके 2 घंटे उस पर तकरीर की उन्होंने। सर वो यही तो कहते हैं कि वहाँ ऑल इज वेल होता है और बाद में जाके मामला कुछ और होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ अच्छा। उन्होंने बात ही नहीं की। NCOC की मीटिंग में जाते हैं तो मैं बता रहा था कि माइक बंद नहीं किया जाता। देखिए, जो बंदा बात कर रहा हो तो उसका ये पॉइंट आ गया, जो एक बंदा बात कर रहा है तो बाकी के माइक बंद होते हैं। ठीक है, ये लोगों को ड्रैग करना चाहते हैं आम लोग बेचारे। लेट्स मूव अहेड सर। अरे भाई सुने, ये मैसेज देते हैं भाई सिंध की आवाज बंद कर दी। मैं कहता हूँ सिंध का ना खेलें, लोगों को गुमराह ना करें, नफरतें ना फैलाएं। तो हम फिर तो दोनों पाकिस्तानी हैं, तरफ हम से है। पाकिस्तान है। सख्त बयान तो आप लोगों की तरफ से भी आता है, सख्त बात तो आप भी कर जाते हैं। हम जवाब होता है, हमारा जवाब शिकवा होता है। शिकवा वहां से होता है, जवाब शिकवा सर ठीक है सर, जवाब दिया हमने तो उनको। ठीक है सर। नाउ कमिंग टू लॉकडाउन थिंग, जाहिर है अब आप कहते हैं कि पहले दिन से आप लोग कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन क्या है? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन वो है कि जहां मखसूस एरियाज हों उनको सील किया जाए, ठीक है, वहाँ उन लोगों का ख्याल किया जाए, ठीक है। ये एक स्मार्ट लॉकडाउन। ठीक है, आप सवाल ले लीजिए। आपने एसीज की बात, यूसीज की जो बात की थी ना। नहीं सर, आप सवाल ले लीजिए। सर आपने कहा ना कि जहां पर केसेस हों। सर लास्ट सवाल ले लीजिए। जाहिर है सिंध में 80% केसेस कराची में है। यहाँ पर आप किसी एक गली को बंद नहीं कर सकते। यहाँ का लॉकडाउन होगा तो मुकम्मल लॉकडाउन ही होगा। एक गली बंद करने से कुछ होगा नहीं। आप कोई इलाका सील करेंगे, वहाँ से 6 और रास्ते निकल जाएंगे, लोग बाहर निकल जाएंगे। एक जामे पॉलिसी होगी और वो पूरे कराची के लिए होगी। वो 4, 6, 8, 10, 15, 20 इलाकों के लिए नहीं हो सकती। डायनामिक्स आप भी समझते हैं। यू डोंट सपोर्ट दिस? देखिए, मैं नहीं समझता कि पूरा कराची को करना है। फिर कर्फ्यू लगाइए, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर आप कर्फ्यू को सपोर्ट करते हैं? आप कर्फ्यू को सपोर्ट करते हैं? कर्फ्यू को सपोर्ट करते हैं इन केस के हर शख्स के घर में खाना पहुंचे, हर शख्स को इलाज, को मरीज हो तो उसको एम्बुलेंस दी जाए, अगर कोई मरीज है तो उसको इलाज कराया जाए, उनको उनका ख्याल रखा जाए। अगर ये सब कुछ है, हम तो पहले भी कहते थे लगाइए कर्फ्यू, लेकिन तमाम फैसिलिटीज के साथ। नादिर शाही ना लॉकडाउन, अच्छा। ना नादिर शाही कर्फ्यू कि भाई ये कर दो, ये देखे बगैर के गरीब का चूल्हा कैसे चलेगा? सर तो ये जो राशन पहुंचाने की बात है, कैसे मिलेगा? सर जो राशन पहुंचाने की बात है, जो फैसिलिटेट करने की बात है, आपकी कितनी सीट्स हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीट्स हैं कराची से? 14 MNAs हैं अल्हम्दुलिल्लाह और 21 MPs हैं। सर वो सीट हासिल करने के लिए जो इतनी मुहिम चलती है, लोगों के घर जाते हैं, कार्ड्स पहुंच जाते हैं, वोट लिस्ट आपके पास होती हैं, घर घर का तो पता होता है सर, वहां पहुंचना मुश्किल अब क्यों है? तब नहीं था। सुनिए, सुन तो लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने से शुरू करता हूँ और DHA तक जाता हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा हल्का है सोराबकोट का। पूरे रमजान शरीफ में डेली आप जाइए सोशल मीडिया, डेली 4 घंटे हमने जाकर अपने हल्के में राशन तकसीम किया और हमारे तमाम MPs MNAs ने घर घर जाकर जो 50,000 राशन आप सर यानी आप अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सर प्लीज सवाल लीजिएगा। सर प्लीज सवाल लीजिएगा। अगर आप इतना अच्छा काम करें और MPs अच्छा काम कर रहे हैं, जितने यहाँ पर नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छा काम करें, राशन पहुंचा रहे हैं, फिर तो इशू ही नहीं है सर लॉकडाउन करने का। आप लोग राशन पहुंचा सकते हैं। और फिर जब आप लोग कर ही रहे तो फिर टाइगर फोर्स, उस सब की क्या जरूरत थी? और अब अगर आ जाती है टाइगर फोर्स तो फिर वो कल के जैसे मनाजिर होंगे या वो लोग काम क्या करेंगे? देखिए, टाइगर फोर्स का इशू, वो एक वॉलंटियर है। दुनिया जहान में वॉलंटियर्स के जरिए चीजें संभाली जाती। दुनिया ये एक अच्छी चीज है और लोगों ने वॉलंटियर किया है। ये PTI के लोग नहीं है। आपको जरूरत थी इस सब की? आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे। हमें क्यों नहीं है? कम्युनिटी की जरूरत है। 2 करोड़ लोगों को संभालना है जी। मेरे हल्के में 4 लाख वोटर है।
मैंने क्या कर लिया होगा? 4 लाख के घर तक तो नहीं पहुंचा रहा मैं। हमने कोशिश, यानी आप मान गए कि नहीं पहुंचे, साथ खड़े। अल्टीमेटली नहीं पहुंच सकता, मैं इंसान हूं, मैंने एक आप नहीं पहुंच सकते, पीपल्स पार्टी कैसे पहुंचेगी? फिर मिलकर पहुंचना होगा ना सर। नहीं, उनके पास 18वीं तरमीम है, उनके पास पिछले 12 साल में 15,500 अरब का बजट है, वो हुकूमत है, उनका डीसी है, उनका एसी है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास फंड्स हैं। लेकिन मौजूद अदालत कह चुकी, जैसे अदालत तो कह चुकी ना हलीम आलम शेख साहब, जो फैसले वहां होंगे वो चलेंगे सारे में। देखिए हमने दिया ना, खान साहब ने 12,000 रुपए दे दिए, सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिए? ये 12,000 रुपए 12 महीने चलेंगे? नहीं जी, जितने चल सकते थे। देयर इज समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से होना बेहतर है। दिया तो सही है ना, 200 अरब तक पैकेज जा रहा है इस हालात में कि बजट में 5,000 अरब का कर्जा पिछले 2 साल में हमने दिया है, 2,700 अरब अब देना है। इसके बावजूद एहसास इमरजेंसी का प्रोग्राम रुका नहीं है, 12,000 गरीबों को देने हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, चीजें सस्ती की। देखिए सर मैं यही बैशिंग देखूंगा आगे आने वाले दिनों में, या मैं कराची के हालात बेहतर देखूंगा? देखिए हम सब कुछ कराची बैशिंग नहीं है, हकीकत है। जब आप लोग कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने बहुत कुछ कर दिया, तो हम कहते हैं सिर्फ भाषण दिए, राशन नहीं दिया। क्या किया? मैं हर दफा सवाल करता हूँ, नोटिफिकेशन निकालने के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, डराने के, धमकाने के, सब डराओ भी, धमकाओ भी, सब कुछ करो। अब हमने कुछ करो तो सही। अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है? सर एक बात और, क्योंकि जाहिर है आपने बात तो छेड़ दी, आपने छेड़ दी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात, तो आपने कहा था 70-75% सबूत आपके पास आ गए जो वेंट ठेके पर दिए सिंध हुकूमत ने, बाकी 20-25% सबूत आ गए। और क्या आप वजीर आजम को आज बताएंगे इस बारे में? सुन तो लीजिए, वजीर आजम को तो हम सब कुछ पहले हर रोज बताते हैं इंशाल्लाह, हमारा कप्तान है, हम कैसे टीम प्लेयर्स से आगे भी बात बढ़े ना। सुन तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बात बढ़ रही है। 99 वेंटिलेटर्स आ चुके हैं, हजारों की तादाद में आईसीयू बेड्स पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं। नहीं। उस दिन के शो के बाद सुने, आपके उस दिन के शो के बाद सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अनाउंस किया है यहाँ इतने वेंटिलेटर दे रहे हैं, या अगले, यानी आपके कहने का मतलब ये ठेके पर दिए थे वापस ले लिए? अरे लग रहा है शो आपका देख लिया, उसके बाद वो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बांट दी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। मुझे फिर भी आपका 100% चाहिए, फिर भी वो शवाहिद चाहिए जिनका आपने तज़किरा किया था। देखिए मैं समा को सबसे हट के, आप बेशक हमारे तनकीद की, मैं समा को सलाम पेश करता हूं। नहीं सर, तनकीद की बात, तनकीद तो सब पर होती है। अभी कुछ देर पहले हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुतालिक बात की है कि लोग गलत शेयर करते रहे, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्रेडिट गोज टू यू एंड योर गवर्नमेंट, हमने अप्रिशिएट किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आप कह रहा हूँ कि आपने जो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब आप कर सकते हैं सख्त सवाल, लेकिन जो समा ने हेल्थ के इशू पे जो इश्यूज को उठाया है, सामने लाई है, तो उससे लोगों का बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह ताला आपकी मैनेजमेंट को जज़ा दे, आप लोगों को जज़ा दे। इससे क्या होता है, फैसला फायदा। सर ये बात शहबाज गिल साहब को भी बता दीजिएगा, सवाल उनसे करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सिंध के तर्जुमान हैं। अब एक चीज मैं ऐड कर दूं, जरा मैं कर्ज करूं, इम्तियाज शेख साहब बड़े अच्छे सियासतदान थे, बड़े जेंटलमैन आदमी थे, लाजमी बात है। मिनिस्टर बनने के बाद पता नहीं खरबूजों को देख के खरबूजे ने रंग बदल लिया। अब वो कैसी कैसी बातें करते हैं, मुझे अफसोस होता है। वैसे उन्होंने बातें मुनासिब की थी अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर एटलीस्ट। 18वीं तरमीम का तोहफा उन्होंने कहा। मैं अर्ज करता चलूं, इनके जिले के अंदर परसों एक मजदूर मर गया बेचारा, उसको गदा गाड़ी पे उसकी लाश ले जाई गई। 18वीं तरमीम का तोहफा, जी 18वीं तरमीम का तोहफा। ठीक है सर, ठीक है, चलिए सर, लेट्स मूव अहेड। और हम उम्मीद रखते हैं बल्कि जो ख्वाहिश आपकी है वही ख्वाहिश मेरे कि आज वज़ीर आज़म की सीएम से मुलाकात हो। बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी ऐसे ही हैं कि एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए। चलिए इस पर तो हमने बात कर ली, और इससे मुताल्लिक हम ज़ाहिर रोज़ाना बात करते हैं कि इस चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें किस तरह आगे बढ़ना होगा। चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं प्लाज्मा डोनेशन से मुताल्लिक। कोरोना से लड़कर नई जिंदगी पाने वाले कुछ लोग अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं, दूसरों की जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत जिंदा है जनाब, क्योंकि फैसलाबाद के ऐसे गुमनाम हीरो भी हैं जो घुप अंधेरों में कोरोना मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं। आपको आज हम इन नौजवानों से मुलाकात कराते हैं कि वो कैसा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपना प्लाज्मा बेच के दूसरों की जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं, मगर इंसानियत अभी ज़िंदा है जनाब, क्योंकि फैसलाबाद में ऐसे गुमनाम हीरो भी हैं जो गुप अंधेरों में गिरे कोरोना मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं। आइए आपको इन नौजवानों से मिलवाते हैं। मेरा नाम सैयद कामरुल रज़ा है। हम 15 से 20 दोस्तों का ग्रुप है
जो हम फैसलाबाद में काम कर रहे हैं। अच्छा कामरान साहब, ये बता दें कि ये ख्याल किस तरह से आपके माइंड में आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए प्लाज्मा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जा सके? मैं फैसलाबाद का पहला पेशेंट था जो 23 मार्च को पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ था, और फिर मैं नेगेटिव हुआ। क्वारंटाइन करने के बाद मुझे बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हुई उन लोगों की जिनको प्लाज्मा रिकवर्ड पर्सन का चाहिए था। और एक जो लास्ट कॉल मुझे आई उसमें वो रो के जो उसका अटेंडेंट था वो कह रहा था कि मेरे प्लाज्मा से किसी की लाइफ बच सकती है। तो वहाँ से फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। उस वक्त इंडिविजुअल तौर पे काम शुरू किया, अपने जो रिसोर्सेज उनको यूज़ करते हुए। जब राब्ते करने शुरू किए तो पता चला कि कुछ और लोग भी ये काम कर रहे हैं। फिर उनको हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। अभी तक कितने लोगों को प्लाज्मा जो है वो दिलवा चुके हैं, और फैसलाबाद से आपके पास मज़ीद कितने लोगों की दरख्वास्तें हैं? फैसलाबाद के अंदर हम लोग अभी 60 से 70 लोगों को प्लाज्मा सप्लाई कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर्ड हो चुके हैं। पूरी पाकिस्तान से जो रिक्वेस्ट है वो 500 के करीब है हमारे पास, जिनको डिफरेंट ग्रुप्स के प्लाज्मा रिक्वायर्ड हैं। अभी तक आप लोगों ने जो प्लाज्मा मरीज़ों को दिया है उसमें से कितने मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, और किस एज के मरीज़ों की आपके पास ज़्यादा शरह आई है कि उनको प्लाज्मा जो है वो चाहिए? इस वक्त जो दरख्वास्त हमारे पास आ रही है वो 80 साल से लेके 7 साल तक की आ रही है, और जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो 60 प्लस के हैं, और जो ज़्यादा वनरेबल हैं। इसमें रिक्वेस्ट सबसे यही है कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें, ताकि एक लोग से 2, 2 से 4, 4 से 8 लोगों की जान बचाई जा सके। वो लोग जिनको साइन एंड सिम्टम्स है उन्हें टेस्ट नहीं करवाए, हम उनको टेस्ट भी करवा के देंगे, और अगर उनकी प्लाज्मा थेरेपी कहीं काम आ सकती है हमारे लिए तो डेफिनेटली हम वो करवा के देंगे। वाले साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई कि उनका सांस जो है वो करना शुरू हो गया था, तो फिर हमें प्लाज्मा की ज़रूरत थी। इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की, हमें ना प्लाज्मा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डोनर अरेंज करके दिया। हमारे यहाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत करते हैं और प्लाज्मा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डोनेट करते हैं। तो ये काम ऐसा था, ये मामलात ऐसे हैं, ये हालात ऐसे हैं कि इसमें अगर कहीं दूर से थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे, उम्मीद की किरण दिखाई दे, तो फिर उसको इनकरेज करना, उसको सबके सामने लाना ज़रूरी हो जाता है। और हम नया दिन से रोज़ाना ही कोशिश करते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग मुश्किल हालात का सामना डट कर रहे हैं, उनको आपके सामने लाएं। तो फिर इस मामले के ऊपर हमारा ध्यान क्यों ना होता, हमारी तवज्जो क्यों ना होती? हमने अपने मेहमानों को इसीलिए मदऊ किया, सैयद कामरान रज़ा और उज़ैर अली। वेलकम टू नया दिन। कैसे आप लोग? बहुत सारे आप लोग। ये मैं बाकी सवाल तो आप लोगों से करूंगी, लेकिन पहले मुझे ज़रा ये बताएं, ये बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग काम करते हैं? मास्क, सैनिटाइजर्स, फासला रखना और फिर अच्छे टास्क के ऊपर काम करना, पूरा वक्त आप लोग इस सब के ऊपर ध्यान देते हैं? ये सबसे पहले नंबर पर आती है बात? जी बिल्कुल, हम तमाम SOPs को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम मैसेज डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हमारा जो भी डोनर्स होता है, हम किसी को भी अगर मोटिवेट करते हैं तो हम पूरा सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह और हर चीज़ को मरूज़ खातर रख के करते हैं। वाह। और एक बात ये भी बताइएगा, ये लोगों को समझाना कि एक तो ये कि सिर्फ प्लाज्मा की बात नहीं है, बात ये कि आपको लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि ये जो एहतियात मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, या आपके लिए भी ज़रूरी है। कोरोना एक हकीकत है, ख़तरनाक हकीकत है, इससे बचना है, और फिर उसके बाद में प्लाज्मा आतिया। आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, आपको लोगों की आरा सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है, फिर उसको काउंटर भी कहीं कहीं करना पड़ता होगा। थोड़े से वो हालात बताएंगे आप हमें? जी, इसमें मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि मैं पहला फैसलाबाद का पेशेंट था जो 23 मार्च को कोरोना डिक्लेयर हुआ था पॉजिटिव। उसके बाद फिर मैं नेगेटिव हुआ, और जब मैं नेगेटिव करके क्वारंटाइन से बाहर निकला तो मुझे लोगों की कॉल आना शुरू हुई, और उन्होंने बताया कि मेरे प्लाज्मे से 2 लोगों की लाइफ बच सकती है। जो लास्ट कॉल मुझे आई थी, उस पेशेंट का अटेंडेंट जो था वो रो के रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर मैं उसे प्लाज्मा दे दूं तो उसका मरीज बच सकता है। उधर से आइडिया आया कि इस पे काम होना चाहिए, तो अपने इनिशियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैंने काम शुरू किया। फिर सर जिशान से मुलाकात हुई, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी अपनी इंडिविजुअल रिसोर्सेज से काम कर रहे थे, तो फिर उनको साथ मिलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि हम खुद क्वारंटाइन रह चुके हैं, हम लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हमने खुद प्लाज्मा डोनेट किया है,
तब इसलिए लोगों तक बात पहुँचाना भी हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि अगर आप खुद उस पेन से गुजरे तो आपको आइडिया होता है कि किस तरह लोग इस पेन से गुजर रहे हैं। ठीक, अच्छा आपने अपनी कहानी तो शेयर की, थोड़ा सा मुझे बताएंगे ये जो प्लाज्मा आपने डोनेट किया, आप किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में गए, कहाँ पर गए, प्लाज्मा कहाँ पे आपने डोनेट किया, कैसे उस शख्स को लगाया गया? जी सर, इसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे मेरा पहले पॉजिटिव एक रिपोर्ट आई, फिर 2 नेगेटिव रिपोर्टें आई। उन 2 नेगेटिव रिपोर्टों के 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। उसका फिर हम लोगों ने टेस्ट करवाया, शौकत खानम और डिफरेंट लेबोरेटरीज टेस्ट कर रही हैं। ठीक है। उससे पता चल जाता है कि आप पेशेंट थे और आप किस हद तक रिकवर कर चुके हैं और आपके अंदर कितना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुका है। और वो रिपोर्ट के बाद फिर क्रॉस मैच होता है। क्रॉस मैच होने के बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है कि जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है उसको फौरी तौर पे प्लाज्मा सप्लाई किया जाए। और ये सारा प्रोसेस हॉस्पिटल के अंदर अंडर स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट के अंडर मैं होता है। यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये तरीका इलाज तजवीज़ किया गया डॉक्टर ताहिर शम्सी की तरफ से और उसके बाद जब इस पर अप्रूवल आए गवर्नमेंट की तरफ से कि ट्रायल इसका स्टार्ट हो सकता है, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर ये हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो आपका रोल मैं समझ पाए, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो प्लाज्मा डोनेट करें, अदरवाइज होना वो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में ही है, खुद से कोई ले नहीं सकता, कोई लगा नहीं सकता, राइट? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो डोनर्स हैं हम सिर्फ उनको मोटिवेट करते हैं। हमारे पास हमने बहुत सारे यंग डॉक्टर से जो है कांटेक्ट किया कि आप हमें रिकवर्ड पेशेंट की लिस्ट दें ताकि हम उन्हें कन्विंस कर पाएँ कि आप लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको शिफा याबी दी है और आपको रिकवर किया है, तो आपकी की प्लाज्मा से 2 लोगों की जान और बच सकती है। तो हमारे पास जो लिस्ट आती गई, हमने उनको आइडेंटिफाई किया, ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद हमने उनको कन्विंस किया। और कन्विंस करने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई डोनर ऐसा है जो अपना टेस्ट नहीं करवा पा रहा, आपने उसके टेस्ट भी कराए, फैसिलिटेट किया, क्योंकि वक्त में बस कम है, डोनेट करने वाली जगह पर नहीं जा पा रहा, तो आप उसको फैसिलिटेट करते हैं। हमारी फाउंडेशन ठीक, थोड़ा सा बता सकते हैं अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को कॉल्स की और उसमें से कितने लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया? सर इसमें ऐसा है कि ऑलमोस्ट अभी जो मेरे पास रिसेंटली लिस्ट आई है उसमें 240 रिकवर्ड पेशेंट है फैसलाबाद से। और फैसलाबाद सिटी से जब हमने कॉल की तो हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया। और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया खबर चला रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपना प्लाज्मा सेल भी कर रहे हैं। सो दे डिमांड आल्सो कुछ कि आप हमें कुछ देंगे, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस सर्विस को कर रहे हैं। ऐसा कोई भी डोनर जो कहता है कि हमारी डिमांड पूरी करें, हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप तो देखिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, और अगर कोई भी कहीं से बदनीयती का ज़रा सा भी गुमान होता है आप वहाँ से बिल्कुल हट जाते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपके इल्म में भी होगा, कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ डोनर्स ही नहीं, कुछ एजेंट्स भी हैं, वो आपके जैसे भले लोग नहीं हैं, वो उसको पैसे को चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट कराने के लिए वो पैसे ले रहे हैं और मुंह भर के पैसे ले रहे हैं। और सिर्फ प्लाज्मा की बात नहीं है, हम मास्क के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, सबके लिए भी देख रहे हैं, जिसको पैसा कमाना है, इसी मद में कमाना है, उन्होंने सीजन बना लिया है सबको। उनके लिए क्या पैगाम है आपका कि जो नेकी के वक्त नेकी नहीं करते, उस वक्त भी कारोबार करते हैं, उस वक्त भी पैसे को फौकियत देते हैं? अच्छा, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ लोग ऐसा नेगेटिविटी में काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन जब से हमने काम स्टार्ट किया हमारा ताल्लुक सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बात कन्वे भी कर रहे हैं और लोग इसमें हमारे साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी दुनिया में इंसानियत ख़त्म नहीं हुई, अभी भी इंसानियत जिंदा है, तभी तो ये सिस्टम चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वी नीड मोर पीपल यू फ्रॉम एवरी सिटी। ये काम फैसलाबाद में हो रहा है, ये काम हर शहर में इस तरीके से होना चाहिए। दिस इज द पॉजिटिविटी वी वांट टू लुक फॉरवर्ड। एनीवेज, वक्त हो गया ख़त्म, आपसे की मुलाकात कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगर बाहर जाएं तो एक तो मास्क पहन कर जाएं और दूसरा प्लीज बहुत एहतियात के साथ। जरूरी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर घर में काके वाके है ना तो उनको साथ लेके जाने की कतई जरूरत नहीं है। होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।